अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सनियाश और आज हम रीड करने जा रहे हैं दिलदारम की एपिसोड नंबर 37। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिलदारम बाय अरीशा एपिसोड नंबर 37। सही, आप तीनों कपल्स के कमरे हैं। आपने अगले 15 दिन तक यही रिहाइश करनी है। अगर आपको किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो आप अंदर रखा फोन इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। किसी भी तरह का मसला हो तो आप बयान कर सकते हैं। हमारी टीम पूरी तरह से आपके साथ तावन करेगी। मैनेजर इन तीनों को कहते हुए खुदाफिज कहता जाने लगा था, जबकि थोड़ी देर बाद इसने खाना खाने के लिए इन्हें बाहर बुलाया था। लेकिन फिलहाल इनका इरादा अपने अपने कमरे देखने का था और थोड़ी देर आराम करने का था, क्योंकि अच्छा खासा लंबा सफर करके वो सारे ही थक चुके थे। इसलिए वो तीनों ही अपने अपने कमरों में चले गए थे। कमरे के दरवाजे के अंदर कदम रखते ही जैसे वो एक अलग दुनिया में दाखिल हो गए थे। बाहर की बर्फीले पहाड़ों वाली सर्द रात के मुकाबले में अंदर की फिजा में एक दिलकश गर्मी थी। वह गर्मी जो आग की लिपटों से नहीं, माहौल की तहजीबी खूबसूरती से आ रही थी। कमरे की दीवारें मुकम्मल तौर पर लकड़ी की थी, जिन पर हाथ से बनाए गए बलोची नक्श गहरे भूरे रंग में झलक रहे थे। छत पर उनकी बनी रस्सियों से जुड़ी हुई लालटेनें लटकी टंगी हुई थी, जिनकी हल्की पीली रोशनी ने हर चीज पर नरमी और सुकून की तह बिछा रखी थी। कमरे के बस में नीचे लकड़ी की मेज रखी गई थी, जिसके गिर्द बलोची तर्ज के करीले और रंगीन कुशन तरतीब से रखे गए थे। इनके गहरे सुर्ख नीले और सब्ज रंग इस सद माहौल में जैसे जिंदगी का लम्स बिखेर रहे थे। मेज पर चाय के लिए तांबे का कैंटली सेट रखा गया था, जिसके साथ छोटी प्यालियों में खुश्क खजूरें और पिस्ते रखे गए थे। वही रिवायती मेहमान नमाजी जो बलोचिस्तान की पहचान थी, क्योंकि बाहर बर्फ के ज़रात अब भी गिरते दिखाई दे रहे थे। इन पर पड़ती लैल्टेनों की रोशनी ने मंजर को किसी हाव के चमक में बदल दिया था। खिड़की के करीब एक लकड़ी का हीटर जल रहा था, जिससे उड़ता धुआं कमरे का एक नरम मानूस गर्मी दे रहा था। दीवार के एक जानब हाथ से बने कालीन लटक रहे थे। बारीक नक्शो निकाह स्याह और गहरे सुर्ख रंगों का मिलाप। इनके दरमियान बलोची कबीले की लामती तस्वीरें बनी हुई थी, जैसे ये कमरा किसी सकावती दास्तान का हिस्सा हो। कोने में रखी मेज पर चमकती हुई शीशे की लैंप रखी गई थी, जिसके करीब ताज़ा गुलाबों का छोटा सा गुलदस्ता रखा गया था। इसकी खुशबू बर्फ, लकड़ी और चाय की खुशबू के साथ घुलकर एक मध्यम खौफनाक फिजा बना रही थी। ये कमरा सिर्फ एक ठहरने की जगह नहीं था, बल्कि एक एहसास था। एक ऐसा एहसास जहाँ सर्द मौसम, खामोश रात और बलोची सकाफत एक दूसरे में गुलकर सुकून बन गई थी। कमरा बेतहाशा खूबसूरत था। दुआओं को कमरा तो बहुत ज्यादा पसंद आया था, जबकि दिलदारी से मुसलसल कह रहा था कि वह थोड़ी देर के लिए आराम कर ले, थोड़ी देर के लिए सो जाए, क्योंकि इसने कबीले में भी बिल्कुल थोड़ी देर आराम किया था। जहाज में भी वो नहीं सोई थी, यहाँ तक कि 1.5 घंटे की मुसाफत थी एयरपोर्ट से होटल तक की, वो वहाँ भी नहीं सोई थी। वह इसकी सेहत पर किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, लेकिन इस लड़की को तो आराम करना ही नहीं था। मुसलसल कहने के बावजूद भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। ओहो डाकू जी, आपको मेरे सोने की पड़ी है। जरा देखें तो सही, ये कमरा कितना खूबसूरत है, ये होटल कितना खूबसूरत है। हम कल कहाँ कहाँ घूमने के लिए जाएंगे। इसके पास आती इसके गीत अपनी बाहों का हिसार बनाते हुए इसके सीने पर थोड़ी रखती सवाल जवाब शुरू कर चुकी थी, जबकि इसकी बातों का सिलसिला आज खत्म नहीं हो रहा था। सज्जन साहिब, यहाँ बहुत कुछ है देखने के लायक। मैं तुम्हें सुबह हर तरफ घुमाने लेकर चलूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए तुम आराम करो ना। थोड़ी देर में हमने खाना खाने नीचे जाना है, तब तक के लिए बस थोड़ा सा आराम कर लो। वो बहुत प्यार से इसे समझा रहा था, जो कि दुआम नफी में सर हिलाती खिड़की के करीब आकर रुक गई थी। ठंड काफी ज्यादा है, मेरे ख्याल में हमें ये खिड़की बंद कर देनी चाहिए। इसके पीछे आते हुए दिलदार ने इसके गिर्द अपनी बाहू का हिसार बनाते इसकी गर्दन को हल्के से अपने लब्बों से छूते हुए अपने गर्म सांसों का लमस वहां बिखेरा था। नो नो नो, खबरदार जो आपने खिड़की बंद की। इतने खूबसूरत नजारे रात में भी ये बाहर कितने प्यारे लग रहे हैं, और आप कितने बोरिंग है डाकू जी। जरा देखें तो सही, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। वो पूरी तरह से इसके खूबसूरत नजारों के दिलकशी में खोई हुई थी, जबकि दिलदार की गर्म लबों का अलम सबसे शिद्दत पकड़ता महसूस हुआ। इसने हैरत से इसकी गर्म सांसों को अपनी गर्दन पर बिखरते महसूस करके इसकी तरफ देखा था। मुझे दुनिया की किसी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं है, मेरी सज्जन साई मेरा खूबसूरत तरीन नजारा है। वो इसके चेहरे को थामते हुए इसके लबों पर अपने लब रखे इसकी कमर को खुद से लगाते हुए अपनी हरकत में शिद्दत ले आया था। वो इसकी गर्दन में अपनी बाहें हायल करती खुद को इसके रहम करम पर छोड़ते हुए इसके लबों की हरकत महसूस करते हुए खुद को इसके हवाले कर गई थी, जबकि वो कितनी ही देर इसके लबों की मिठास चुराते हुए इसके लबों पर झुका रहा था। अंदर जैसे जज्बात ने तूफान बर्पा कर दिया था। वो इसे छूने के लिए बेकरार हो गया था। इसे महसूस करने के लिए इसकी दीवानगी अरूज पर जा पहुंची थी। वो इसके लबू से लिपटा इसकी सांसें चुराने लगा था। सांसों की कैद पर वो इसके दिल के मकाम पर अपना हाथ रखते हुए अपनी सांसों की रिहाई चाहती थी, जबकि इसे रिहाई देते हुए वो इसकी गर्दन पर अपने देखते लबू का लम्स बिखेरने लगा था। मेरे ख्याल में हमें खाना खाने के बाद हमें यहीं से अपने मोहब्बत की शुरुआत करनी चाहिए। तुम्हें काफी भूख लगी हुई है, और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी नन्ही सी प्यारी सी बीवी पर भूखे पेट कोई जुल्म करूं। इसके गाल नरमी से खींचते हुए वो इसके दोनों गालों पर बारी बारी पूरी शिद्दत से लब रखते हुए मुस्कुराया, तो दुआम भी मुस्कुराते हुए इसके सीने में चुप गई थी। ये पूरी तरह से ठीक है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस सफर ने इन पर कोई भी बुरा असर नहीं डाला। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, आपकी वाइफ और आपका बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर इसके पास बैठी नहीं चेक कर रही थी, जबकि रुबाब तो हैरान रह गई थी। जब मैनेजर इन्हें चाबियां देकर गया तो इसे कमरे में छोड़कर वो वापस नीचे चला गया था। तकरीबन 10 मिनट के बाद वापस आया तो इसके साथ एक फीमेल डॉक्टर थी। अल्लाह पाक का शुक्र है, ये फ्लैट में बहुत ज्यादा डर रही थी। मुझे डर था कि कहीं टेंशन लेने की वजह से। नहीं मिस्टर रिहान, आपकी बीवी बिल्कुल ठीक है, आपको फिक्र की जरूरत नहीं है। आप बहुत लकी हैं मिसेस रिहान, आपके हस्बैंड आपसे बहुत प्यार करते हैं। इतना केयरिंग हस्बैंड किस्मत वालों को मिलता है। फिक्र ना करें, मेरा क्लिनिक बिल्कुल इसी होटल की पिछली तरफ है। यहाँ पर आबादी कम है तो अक्सर लोग आते रहते हैं मेरे पास, और होटल में भी कोई मसला हो तो ये लोग मुझे ही बुलाते हैं। जब तक आप यहाँ हैं, आप लोगों कभी भी मुझे बुला सकते हैं। आप लोगों का कपल बहुत प्यारा है और आपका होने वाला बेबी भी बहुत लकी है।
पहले बच्चे के वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशानी लगी रहती है, टेंशन्स भी होती है, खासकर ऐसे टाइम पर कपल काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करते हैं। अगर कोई भी मसला हो तो मुझे याद कर लीजिएगा। तुम आराम करो रुबाब, मैं डॉक्टर को नीचे तक छोड़ के आता हूँ। वो इसे देखकर इसके साथ ही उठ गया था। यकीनन इसने डॉक्टर की पेमेंट करनी थी, क्योंकि डॉक्टर का पेमेंट सिस्टम हरगिज़ होटल की मैनेजमेंट नहीं उठा रही थी। यकीनन वो खुद ही डॉक्टर को क्लिनिक से ढूंढ कर लाया था। रुबाब को एक दफ़ा फिर से शर्मिंदगी होने लगी थी। इसका कितना ख्याल रख रहा था, इसका इसके बच्चे की कितनी केयर कर रहा था, और वैसे इतनी बड़ी खुशखबरी छुपा गई थी। वो अब कुछ भी नहीं कह रहा था। यकीनन इसने इसे माफ़ कर दिया था, लेकिन फिर भी रुबाब के अंदर एक गिला सा था जो इसकी तरह शायद खत्म नहीं होना था। इसे सचमुच में अपनी गलती पर बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था। वाओ, ये कमरा कितना खूबसूरत है, सब कुछ कितना अलग है ना हमारी दुनिया से। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। बेला फ्रेश होकर बाहर निकली तो बाला बेड पर लेटा हुआ था। इसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। जी मेरी जान, हम एक अलग दुनिया में ही तो आ गए हैं, हम मोहब्बत की दुनिया में आ गए हैं। बस तुम्हें मेरी मोहब्बत नजर आ जाए तो फिर क्या ही कहने, इस हनीमून का मजा दोबाला हो जाएगा। वो इसे कहते हुए इसके करीब आया। अचानक इसकी कमर में हाथ डालता इसे अपने करीब कर चुका था। उफ थरकी डाकू, तुम्हारे अंदर कटर के यहाँ भी शुरू हो गया है। मैंने तुमसे कहा था ना, फिलहाल अपना थरकपन दूर रखना। वो इसे वॉशरूम जाने से पहले वाली बात याद करवाने लगी थी। यहाँ से जाने से पहले इसने कहा था कि थोड़ी देर के लिए अपना थर्क कंट्रोल में रख लो, मैं फ्रेश होना चाहती हूँ। लेकिन मजाल थी जो बाला अपना थर्क छोड़ दे। हाँ तो तुमने सिर्फ थोड़ी देर के लिए थर्क छोड़ने के लिए कहा था, थोड़ी देर के लिए छोड़ा तो सही। देखो जरा सोचो, मेरा मासूम सा थर्क कितनी देर तुम्हारे बगैर कैसे रहा होगा। मैंने तो गाड़ी में भी तुम्हारे साथ कोई थर्क नहीं किया। अब ये मत कहना कि बंद कमरे में भी मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत है। नो डार्लिंग, ये थर्की डाकू पूरी तरह से थर्की होने के लिए मुकम्मल तैयार है। वो कहते हुए इसका चेहरा थाम चुका था। इससे पहले कि वो इसके लब्बू पर अपने लब रखता, बेला ने इसके लब्बू पर मजबूती से अपने हाथ जमाए थे। मुझे भूख लगी है थर्की डाकू, तुम्हारा थर्क कभी खत्म नहीं होगा और मैं तुम्हारी खातिर भूखी नहीं रह सकती। वो इसका हाथ नीचे करते हुए पूरी शिद्दत से इसके गालों को चूम रहा था। जब वो इसे समझाते हुए बोली थी, ये तुम्हें इतनी ज्यादा भूख क्यों लगती है, जरा सा प्यार करो तो तुम्हारी भूख जाग जाती है, जरा सा करीब आओ तो तुम्हें भूख लगने लगती है। भूख ना हो गई, बेवक्त की घंटी हो गई, जब भी तुम्हारे पास आता हूँ ये बजने लगती है। अपनी इस भूख को एक तरफ करो और फिलहाल मेरे जज्बात की तरफ गौर करो जो तुम्हें देखते ही मचल मचल कर उभरने लगे हैं। देखो कैसे धड़क रहा है ये मासूम सा दिल। वो इसके हाथ को अपने सीने पर रखते से अपनी बाहों में बहला रहा था, लेकिन बेला बहलने को तैयार ना थी। वो इसके साथ हरगिज लंबा वक्त ज़ाया नहीं कर सकती थी। इसे सच में भूख लगी थी और होटल का मैनेजर कहकर गया था कि थोड़ी देर में नीचे आना है। बाला प्लीज, बाला की जान प्लीज, देखो मेरे बेलगाम जज्बात इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे होठों से लिपट कर ही लगाम पा सकते हैं। देखो मेरी हालत बहुत खराब हो रही है इस वक्त। अगर मुझे तुम्हारे लबू का मीठा सा लम्स मुयसर ना हुआ तो हो सकता है कि मैं बीमार पड़ जाऊँ। अगर मैं बीमार पड़ गया तो तुम जानती हो ना कि मुझे किस तरह के इलाज की जरूरत होती है। अब 3-4 दिन मैं इतना तो समझ ही चुकी होगी कि तुम्हारा ठरकी डाकू तुमसे क्या चाहता है। वैसे अपनी बातों में बहला कम धमका ज्यादा रहा था। वो इसकी धमकी में आ भी रही थी, सिर्फ किस करोगे और कुछ भी नहीं होगा। वो काफी देर सोचने के बाद बोली तो बाला के लबों पर गहरी मुस्कुराहट उभरी थी। मेरी मजाल जो मैं अपनी बेला की मर्जी के खिलाफ कुछ भी करूं, सिर्फ और सिर्फ किस करूंगा। तुम्हारे हसीन लबू को अपने लबू में कैद करके इसकी चाशनी को अपने लबू से महसूस करूंगा और बस, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। मैं इसका हाथ थामते हुए बेड के पास लाता, वहां बिठाता, खुद भी इसके बिल्कुल पास बैठते हुए इसे कमर से पकड़ते अपने करीब कर चुका था। मैं बोल रही हूँ बाला का तुम हद से बड़े ना, तुम्हें भी लिहाज नहीं रखना। वो धमकी दे रही थी जबकि वो नरमी से इसके हाँ में सर हिलाता, इसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए पीछे लेटाता, इसके ऊपर सयाफगन होते हुए इसकी अब की दफा इसके होठों पर नरमी से अपने होठ रख गया था। इसने सफाई होठों की और कहीं छूने की गुस्ताखी नहीं की थी। जबकि बेला को भी यकीन हो गया था कि सारी बेकरारियां सिर्फ होठों तक महदूद हैं। वो पहले बेहद नरमी से इसके होठों को चूम रहा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके लबों की हरकत में शिद्दत आने लगी और अब बेला को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी। इसने बाला की शर्ट पर अपनी मुट्ठी बेचते हुए इसे रोकना चाहा, लेकिन बाला तो किसी और ही जहां में था। इसके लबों को शिद्दत से कैद करते हुए मजीद इस पर साया पकड़ होता, इसके होठों से सांसें खींचने लगा था। जबकि बेला को अब घबराहट होने लगी थी, इसकी सांसें रुकने लगी थी। वो इसके कंधे पर हल्के हल्के मुक्के मारती से खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ना जाने कौन सी धुन में था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से अपने होश गंवा बैठा है। वो खुद को आजाद करवाने की कोशिश में नाकाम हो रही थी, लेकिन जिस तरह से बाला ने इसे अपने नीचे कैद कर रखा था, वो चाहने के बावजूद भी पनाहों से आजाद नहीं हो पा रही थी। वो इसकी पनाहों में बुरी तरह से तड़पने लगी, लेकिन बाला की ग्रिप से आजाद होना आसान नहीं था। हाँ ये सच था कि वो सिर्फ इसकी लबू से ही लिपटा हुआ था। इसकी बाकी सारी शिद्दतें लबू की हद तक महदूद थी, लेकिन शायद जिस शिद्दत से इसकी लबू को साथ लिपटा था, बेला को सांस नहीं आ रही थी। वो इसके सीने पर मुक्के मारते हुए इसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन बाला ने अगले ही लम्हे एक झटके से इसके दोनों बाजू को कैद करते हुए तकिए के साथ लगाया था। जबकि इस दौरान भी इसने इसके लबू को आजाद नहीं किया था। अगले ही लम्हे एक झटके से इसके दोनों बाजू को कैद करते हुए तकिए के साथ लगाता, जबकि इस दौरान भी इसने इसके लबू को आजाद ना किया था। एक बात तो आज तय हो गई थी कि बेला जिंदगी में इसे दोबारा खुद को कभी किस करने की इजाजत नहीं देने वाली थी। ये आदमी पूरी तरह जुनूनी साबित हो रहा था इसके लिए, जो सिर्फ और सिर्फ इसकी जान लेना चाहता था। आज इसकी हरकतों से साफ जाहिर हो रहा था कि वो सिर्फ इसकी जान लेना चाहता है। इसकी सांसें आहिस्ता आहिस्ता अब मध्यम होने लगी थी। तो न जाने कैसे तर्स खाकर इसने एक लम्हे के लिए इसे आजाद छोड़ा था और फिर से एक चितानी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर डालते हुए इसे सांस लेने की इजाजत देता। अगले ही लम्हे खुद दोबारा इसके लबू पर अपने लबू को पूरी शिद्दत में कैद कर गया था। बेला जो सांसें आज़ाद होने के बाद इसे खूब सारी गालियां देना चाहती थी, सब कुछ इसके लबू में ही कैद हो गया था, क्योंकि इसका शोहर एक दफ़ा फिर से अपने बेलगाम जज्बात इस पर लुटाने लगा था और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। इसे तो बेहतर था कि वो इसके बेबाक जसारतें खुद पर सह लेती। इसके ताब लबू का लमस अपने लबू पर महसूस करना बेला जैसी लड़की के लिए नामुमकिन न था। वो
अपनी पूरी ताकत लगाकर इसे खुद से दूर करके बेड से उठती हुई लड़खड़ाती वापस इसकी बाहों में आ गई तो एक झटके में इसे कमर से थाम कर अपने करीब करता इसका सर अपने सीने पर रख चुका था। वो गहरी गहरी सांस लेती खुद को तैयार कर रही थी इसे लड़ने के लिए, जिसकी हालत पर तरस खाता मुस्कुराते हुए इसका चेहरा देख रहा था। इसके बाल पूरी तरह से बिखर चुके थे, जबकि आंखों के किनारों से काजल भी बह चुका था और लिपस्टिक नामी कोई चीज इसके होठों पर रही ही नहीं थी, जो अभी थोड़ी देर पहले इसने लगाई थी नीचे जाकर खाना खाने के लिए। हम मेकअप खराब हो गया तुम मेकअप खराब हो गया तुम्हारा, लिपस्टिक दोबारा लगा लो, काजल लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो मुझे वापस आकर लगाकर दिखाना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम काजल लगाकर कितनी प्यारी लगती हो। वह इसके गालों पर झुकता, पूरी शिद्दत से इसके गालों को चूमता, इसके एक दफा भी से लड़खड़ाने पर मजबूर करता, खुद कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि बेला गुस्से से पीछे दरवाजे पर तकिए फेंक कर इसे बहुत सारी गालियों से नवाज रही थी। डीठ कमबख्त शैतान जालिम आदमी, ये किस किया था, इस तरह से तो मुझे पूरा का पूरा खा जाओगे और मैं सांस भी ना ले सकूं। अब आना रात को मेरे पास, तुम्हारी अगली पिछली सारी नस्लें नहीं याद करवा दी तो मेरा नाम भी डॉक्टर बेला अकरम नहीं। हाय अल्लाह, मेरी लिपस्टिक, मेरा मेकअप, हर चीज बर्बाद कर दी। अल्लाह पूछे तुमसे डाकू ठड़की आदमी, सुकून न मिले तुम्हें, सारी रात में तुम्हें बाहर सुलाऊंगी, फिर पता चलेगा अल्लाह कोई ऐसा सलूक करता है। मुझे तो सांस भी नहीं आ रही थी, ये आदमी तो सच में पागल है, कैसे हो गया, कैसे होगा मेरा गुजारा इसके साथ। वो गुस्से से कह रही थी, ब्रश उठाकर जल्दी जल्दी अपने बालों में फेरने लगी। जब लिपस्टिक उठाते हुए नजर अपने सुरख होंठों पर पड़ी, इसे अपने मासूम होंठों पर तरस आया था। वो खुद को देखते हुए आहिस्ते से अपने लबों को लिपस्टिक से सजाने लगी थी, साथ ही साथ बाला के हिला बड़बड़ाहट भी जारी थी। खाना तैयार होने की खबर मिलते ही वो सब लोग नीचे आ गए थे। रात अपने अरूज पर थी, पहाड़ों के ऊपर चांद अपनी चमक मद्दम किए जैसे बर्फ की चादर पर चांदनी के हाथ बुन रहा था। होटल के शहर में छोटी छोटी लालटेनें जल रही थी, इनकी जर्द रोशनी बर्फ की सफेद सतह पर पड़कर किसी जश्न का समा बना रही थी। होटल के अमले ने खास तौर पर इन मुसाफिरों के लिए एक अलग गोशा सजा रखा था। वहाँ बुलीची क्लीनों से ढकी मेजें थी, जिन्हें नीचे जमीन पर बिछे कंदलियों के रंगे देसी और गहरे थे, जैसे बलूचिस्तान के रेतले रंग और पहाड़ की खामोशी एक साथ सिमट आई हो। टेबल पर तांबे के बड़े बर्तन सजाए गए थे, जिनसे गर्म भाप उठ रही थी। इनमें सब्जी की महक भरी हुई थी, वो रिवायती बलोची डिश जो किसी खास मौके पर तैयार की जाती थी। बुने हुए गोश्त की खुशबू सर्द हवा के साथ मिलकर फिजा में गुल रही थी। इसके साथ कारवा बलोची चावल, खुश्क मेवेजात और खुशबूदार चाय के छोटे बर्तन रखे गए थे। हर चीज में मेहमान नवाजी की खामोश जुबान बोल रही थी। बर्तनों की चमक, खाने की खुशबू और इर्द गिर्द पहाड़ों की खामोशी। इनके बैठने से पहले ही मेज के करीब एक आग का अलावा चलाया गया था। अलावे की गर्मी इनके चेहरों तक पहुंची, सर्दी के बावजूद माहौल नरम और आरामदाह था। होटल के अमले ने केक करके प्लेटें तरतीब से रखी थी, साथ में हाथ से बने बलूची डिजाइन वाले कपड़े की नैपकिन। इनके चेहरे पर मकामी अंदाज की शाइस्तगी थी, जैसे वो जानते होंगे इस जमीन की असल पहचान इज्जत और हिदमत है। दूर पहाड़ों से कभी कभार हवा का एक तेज झोंका आता और अलावे कि आग को थोड़ा सा झुका देता, लेकिन फिजा में मौजूद सुकून अपनी जगह बरकरार था। ये खाना, ये रात, ये मौसम, सब कुछ जैसे बलूचिस्तान की रूह का अक्स बन गया था। खाना बहुत अच्छा था, इन लोगों को खाना बहुत ज्यादा पसंद आया था। सारी ही चीजें रवायती बलोची अंदाज में थी, हर चीज में बलोची सकाफत नजर आ रही थी। यहाँ हर चीज में बलोची तर्ज पर की गई थी। इन लोगों की कोई भी बात समझ पाना बाला और डबाब के लिए बेहद मुश्किल साबित हुआ था, क्योंकि वो सब लोग ही बलोची जुबान में बात करते थे। सिर्फ इनसे बहादुर होने के लिए ही वो उर्दू जुबान का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इन्हें आपस में बलोची बोलते देख वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी। और ये सच भी था कि इन्हें यहाँ बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। अपने रोजमर्रा के मामूल से निकलकर वो एक अलग ही दुनिया में आ गए थे। यहाँ पर हर एक चीज तारीफ के काबिल थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ चुके हैं। यहाँ की बोली, यहाँ का अंदाज, हर चीज इन दुनिया से बहुत अलग था। और सबसे खास बात यह थी कि अपनी हर चीज में अपने खास अंदाज का टच रखते थे। बेशक इनको अपने बलोची होने का फख्र था। बात सुनो बाला, मैंने ना इन लोगों की ड्रेसिंग देखी है। वहाँ बाहर जो औरतें खड़ी थी, इनकी तो ड्रेसिंग भी काफी अलग थी। मुझे वही फ्राक ला कर दो। कल ही सुबह मुझे शॉपिंग पर लेकर चलो, वरना अच्छा नहीं होगा। वो वापस कमरे में जा रही थी जब बेला के पीछे आते हुए इसे धमकाने लगी थी। वो प्यार से भी बात करती थी तो ऐसा लगता था जैसे अभी कत्ल कर देगी। ये अलग बात थी कि अंदाज सिर्फ इसके बाला के साथ था, वरना बाकी की सबके साथ वो बहुत मोहब्बत से पेश आती थी। बल्कि बाकी से बात करते हुए तो इसके लबों पर चाशनी गुल रही होती थी, लेकिन इसके साथ बात करते वक्त अंदाज में अंगादे से आ जाते थे। इसकी बातें शुरू ही धमकियों पर होती थी, वरना से लेकर वरना तक। हालांकि वो कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय धमकियों देने के, और ऊपर से कद इसका बाला के मुकाबले में बेहद छोटा था, लेकिन हर वक्त इसके सर पर चढ़कर वो खुद को इसे बना हो जाहिर करती थी। वरना क्या बता मुझे, आज तो मुझे बता ही दो, अगर मैं नहीं लेकर दूंगा तो तुम क्या कर लोगी? तुम कर क्या सकती हो? हर बात में वरना। तुम्हारा वरना मेरा उखाड़ क्या सकता है? इस बात का जवाब दो। वो कमरे की तरफ बढ़ रहा था, अचानक ही पलट कर से देखते हुए इसे सवाल जवाब करने लगा। क्या मतलब, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ ठरकी को, मुझे कुछ करने पर मजबूर मत करो, वरना ये ना हो कि तुम कुछ करने के काबिल ना रहो। मुझे चैलेंज मत करना, वरना वो एक दफा
फुल इंटेंशन में आकर ना जाने क्या क्या कहने वाली थी। जब बाला ने इसके लबों पर अपना हाथ जमा दिया, इसके अंदाज से वो अंदाजा लगा चुका था कि सारी बातें बेडरूम के हसीन लम्हात पर आकर रुकती हैं। इसके सारे वरना की धमकियां भी वहीं तक थी, क्योंकि वहीं पर तो बाला बेबस था इसके सामने। अरे बस बस मेरी चूसी, इतना गुस्सा मेरी जान, इतना गुस्सा नहीं करते, इतना गुस्सा सेहत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तुम तो गुस्सा ही हो गई यार, मैं तो मजाक कर रहा था। बस बस मेरा बच्चा, इतना गुस्सा नहीं करते, आओ मैं तुम्हें ठंडा पानी पिलाता हूँ। वो इसका सर जबरदस्ती अपने सीने से लगाते हुए घसीटते हुए कमरे की तरफ लेकर जा रहा था। इस लड़की का कोई भरोसा नहीं था, वो कभी भी कहीं पर भी कुछ भी बोल सकती थी, और बाला अपने साले के सामने अपनी इज्जत का जनाजा नहीं निकलवाना चाहता था। ध्यान जो इनकी लड़ाइयों को बहुत मजे से सुन रहा था, अच्छा खासा बदमजा हो गया था इनके जाने की वजह से। वो तो जब से यहाँ आया था इसे एंटरटेनमेंट ही मिल गई थी बाला और बेला के नाम पर। इसकी बहन ने जिस तरह से सरदार दिलदार के कबीले के गेम प्लान ने वो अपनी उंगलियों पर नशा रखा था, वो तो अपनी बहन पर फख्र महसूस कर रहा था। चलो जो भी था, इनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही थी। बेशक वो हर वक्त एक दूसरे से लड़ते ही रहते थे, लेकिन इनका कपल काफी क्यूट था। हाय अल्लाह के बेला क्या चीज है, शोहर के साथ ऐसा सलूक करते हैं। तब बाब खानों को हाथ लगाते हुए कमरे की तरफ जाने लगी, जबकि रियान भी मुस्कुराते हुए सरदार और दुआम को गुड नाइट विश करता वहां से निकल चुका था। जबकि सरदार ने जाते जाते इसे एक इशारा दिया था, जिस पर इसने गैर महसूस अंदाज में हामी भरी थी। अब इसका इरादा रुबाब के साथ थोड़ा सा हसीन वक्त गुजारने का था। वो जितना हो सके इसका ख्याल रखने की कोशिश कर रहा था, जिससे जब से डॉक्टर ने कहा था कि रुबाब किसी तरह की टेंशन लेने से इसके बच्चे और इसकी जिंदगी पर बुरा असर पड़ सकता है, तब से ही इसने अपनी हर तरह की नाराजगी खत्म करके सिर्फ और सिर्फ रुबाब का ख्याल रखना शुरू कर दिया था। वो इसे बिल्कुल भी टेंशन नहीं दे रहा था, यहाँ तक कि वो खुद साख्ता नाराजगी भी खत्म कर गया था, सिर्फ और सिर्फ रुबाब की सेहत के लिए। हाँ, रुबाब को अपने बच्चे के बारे में ना बताना इसे बुरा लगा था, लेकिन इस वक्त वो जिस कंडीशन में थी वो हरगिज इससे नाराज होकर इसे मज़ीद टेंशन नहीं दे सकता था। इसलिए इसने खुद ही अपनी सारी नाराजगी खत्म करके रुबाब की तरफ कदम बढ़ा दिए थे, और ये कदम इसके लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा था। ओहो ठरकी डाकू, क्या मसला है तुम्हारे साथ, क्यों मेरी जान को आए हुए? जैसे ही कमरे में दाखिल हुए थे, अचानक ही वो इसके पीछे आते अपने सार में लेता, इसकी गर्दन पर जा बजा अपने दहकते लबों का लब्स बिखेरने लगा था। अंदाज में बेकरारी थी, और यही बेकरारी बेला को बुरी तरह से पागल कर रही थी। ये आदमी इसकी जान को आया हुआ था, और ये बात तय थी कि इतनी बेकरारियां, इतनी बेताबियां, वो सचमुच में पागल हो चुका था। ये इसे जान से बाहर डालना चाहता था, वो नहीं जानती थी। हाँ लेकिन ये बेकरारियां बाला को बुरी तरह से परेशान कर चुकी थी। जान को आया हुआ हूँ और यूं ही जान को आया रहूंगा। बेला जानू बाहर तो बड़ी धमकियां दे रही थी, वरना की। अब जरा बताना अपने इन वरना का मतलब। वैसे अपने हिसाब में कैद करते हुए बोला तो बेला ने इसे घूर कर देखा था, जैसे पर वो कहकर लगाकर हंसा। ओहो बेला बेबी को गुस्सा आ गया। सारा जो बाहर चलता है आप दिखाओ ना अपना वो वरना, मैं भी तो देखो तुम्हारा वो वरना कितना पावरफुल है। वो अपनी कमीज के बटन खोलते हुए झुकते झटके से अपनी कमीज उतार कर दूर फेंक चुका था, जबकि इसकी नीयत समझकर बेला ने राय फरार ढूंढना चाही थी, लेकिन बाला की सख्त घेरे में वो समझ चुकी थी कि इसका बचना नामुमकिन है। बाला तुम कितने जालिम हो, तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी मासूम बीवी किस हाल में है। हर वक्त रोमांस ही सोचता रहता है तुम्हें। जरा मेरे होठों की हालत देखिए, जानते हो बाबा अभी की नजर बाबा मेरे होठों पर जा रही थी, जबकि दुआम ने तो 3 दफा पूछा भी था कि मेरे लिप्स इतने रेड क्यों हो रहे हैं। दिल तो चाह रहा था बता दूं कि मेरा ठरकी डाकू पागल हो चुका है, लेकिन फिर भी ये तो बेशर्मी होती ना, इसीलिए मैंने अपने दिल पर पत्थर रखा। ये बात खुद तक मैं दूध रखी है। तुम जालिम हो, तुम लाख ठरकी सही, लेकिन इतने ठरकी मुझे कभी नहीं लगे थे। तुम तो शादी के बाद बिल्कुल पागल ही हो गए हो डाकू वाला, तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता। वो मासूम सी शक्ल बनाते हुए बड़ी होशियारी से इसे घेरे में ले रही थी, जबकि इसकी मासूम सी शक्ल देखकर तरस तो बाला को भी आया था। हाँ वो इस पर जरूर से ज्यादा ही तशद्दुद करने लगा था, लेकिन अपने बेलगाम जज्बात का वो क्या करता, जो इसे देखते ही उमड़ कर बाहर निकल आते थे। तुम ठीक कह रही हो बेला, मैं तुम पर बहुत ज्यादा तशद्दुद करता हूँ, बल्कि मैंने तुम पर तुम्हारी सांसें हराम कर रखी है। और उल्टा जब तुम मेरी शिद्दत के ये खूबसूरत से निशान लेकर बाहर जाती हो तो तुम्हें तरह तरह के सवालों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वो इसे कमर से थमकर अपने करीब करते हुए बोला, वो आज रात को इसकी जान छोड़ने वाला था। ओ बाला तुम कितने अच्छे हो, मुझे तो लगा था कि तुम्हारे अंदर का ठरकी कमरे में कभी लगाम पा ही नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें गलत समझती थी। वो फौरन ही जज्बात में आकर इसके गाल खींचते हुए बोली थी। पहली दफा वो इतना अच्छा लगा था। हाँ बेला मैं बहुत अच्छा हूँ, इतना अच्छा हूँ कि आज से मैं तुम्हें तुम्हारे होठों पर, गालों पर, गर्दन पर या बाकी कोई ऐसी जगह जो सामने नजर आती है वहां पर अपनी शिद्दतों के निशान नहीं छोड़ूंगा, बल्कि अब मेरे निशान कहीं और होंगे। वो उंगली इसकी गर्दन पर फेरते हुए अचानक ही नीचे की तरफ लेकर जाने लगा, तो बेला ने गुस्से से इसके हाथ पर अपना हाथ मारा था। यू बेशरम ठरकी डाकू, मैं तुम्हें क्या समझती थी और तुम क्या निकले। छोड़ो मुझे, तुम्हारा ठर कभी भी खत्म नहीं हो सकता। तो गुस्से से फड़फड़ाने लगी, क्योंकि वो इसकी पनाहों में बुरी तरह से कैद थी, जबकि इसका ठरकी डाकू अब निगाहें कहीं और गाड़े हुए था। मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा तुम समझती हो, और इंशाल्लाह मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा तुम समझती हो, और इंशाल्लाह मैं सारी जिंदगी तुम्हारी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरूंगा। बाकी मेरा ये वादा है कि अब मेरी शिद्दतों के निशान पर तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब मैं ऐसी ऐसी जगहों पर निशान दूंगा जो तुम्हें मेरे अलावा किसी को दिखा नहीं पाओगी। वह एक झटके से इसे बेड पर गिराता खुद इस पर सफगन हुआ था। बाला उसकी गर्दन पर अपने लबों का दहकता लम्स छोटा इसके कंधे से कमीज हटा चुका था। जब इसने बेहद मासूमियत से इसे पुकारा, इसकी पुकार पर ठंडी आह बरता इसका चेहरा देखने लगा। वो इतनी मासूम लग रही थी कि किसी का भी ईमान डगमगा जाए। मेरी जानो, तुम इस तरह से शक्लें बनाकर अपनी अम्मी और भाई को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। मैं तुम्हारे सारे रंग जान चुका हूँ, इसलिए ड्रामे कम कर। कहते हुए आपकी दफा पूरी शिद्दत से इसके लबों पर झुकते हुए इसके लबों की एक दफा भी इससे सुलह करने लगा था। वो सांसें रुकने पर बुरी तरह से फड़फड़ाई थी, लेकिन इसकी सारी फड़फड़ाहटें बाला की मजबूत पनाहों में ही कैद होकर रह गई थी। वो कमरे में आया तो दुआ में एक दफा भी से खिड़की के पास जाकर रुक गई थी। एक तो इस खिड़की के साथ इतनी मोहब्बत सरदार से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, माना खिड़की के बाहर
नज़ारे बेतहाशा खूबसूरत थे, लेकिन वो इसे इतना भी इस खिड़की के आसपास नहीं भटकने दे सकता था कि इसकी नजर अपने शोर पर ही ना पड़े। वो इसे पीछे से अपने हिसार में लेते हुए इसकी गर्दन पर झुका था। सजन साई, बेवफाई कर देखी हो मेरे साथ, मुझसे ज्यादा तुम्हारा ध्यान इस खिड़की के बाहर के नजारों पर है और मुझे जलन हो रही है। वो साफ अल्फाज में बता रहा था, जबकि दुआ इसकी बात पर खिलखिलाकर हंसी थी, लेकिन वो अचानक इसकी खिलखिलाहट को अपने लबों में कैद करते हुए इसकी सांसें रोक गया था। दुआ ने अगले ही लम्हे इसकी गिरद अपनी बाजू का हिसार बनाया था। तुम इतनी प्यारी क्यों हो? इसके चेहरे के एक नक्श पर अपने लबों के महर लगाता हुआ जैसे बहुत अहम सवाल कर रहा था। क्योंकि मैं अपने डाकू जी की सजन साई हूं ना, इसने फौरन जवाब दिया। इसके जवाब से खुश होकर सरदार ने आपकी दफा अपनी शिद्दतों में इजाफा कर दिया था। बेकरारियां बेताबी अपने अरूज पर थी। वो कितने दिनों की प्यास इसके लबों से मिटा रहा था। इसके लब इसके पोर पर रक्स कर रहे थे। इसे अपनी बाहों में उठाते हुए इसे बेड पर लाता, इस पर साया फगन हुआ था। अपने लबों से इसके पोर पर अपने तमाम शिद्दतों की दास्तान लिखता, इसे पूरी तरह से खुद में कैद करता चला जा रहा था। और दुआ रूह हो जान से इसके दिल में उतरने को तैयार थी। रुबाब, क्या बात है? तबीयत ज्यादा खराब है? इतनी देर लगा दी बाहर आने में, तुम ठीक तो हो ना? रिया ने तीसरी दफा इसके दरवाजे पर दस्तक दी थी, जबकि रुबाब जो कपूर से बड़ी अलमारी के सामने खड़ी खुद को देखकर शर्मिंदा हो रही थी, इसके पुकारने पर उछल पड़ी थी। इसने बड़ी हिम्मत करके ये रेड कलर की नाइटी पहन तो ली थी, लेकिन अब इसे रिहान के सामने जाते हुए भी शर्म आ रही थी। वो रेहान से छुपाकर नाइटी अंदर लाई थी और अब पहन भी चुकी थी, लेकिन आईने में खुद को देखते ही इसे दूसरी निगाह डाला मुहाल हो गया था। वो खुद को बहुत बेबाक और बोल्ड समझती थी, लेकिन यहाँ आकर इसकी सारी बेबाकियां, बोल्डनेस कहीं दूर जाकर सोई हुई थी। रियान की शिद्दतों के सामने वो कुछ भी नहीं थी। इतना अंदाजा वो लगा चुकी थी। नाइटी के ऊपर शाल पहनते हुए इसने अपनी बरहना बाजू और गहरे गले को छुपा दिया था, लेकिन कब तक? कमरे पे जाकर इसने अपनी बोल्डनेस दिखानी ही थी। आज इसने रियान को बनाना था, जो मुश्किल तो था लेकिन नामुमकिन हरगिज नहीं था। रुबाब, तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? तुम ठीक तो हो ना? आपकी दफा रियान की प्रशंसा से भरपूर आवाज सुनाई दी। जी जी रियान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आ रही हूँ बाहर। इसने खुद में हिम्मत पैदा करते हुए बाहर जाने का फैसला किया। वैसे भी वो कौन सा पहली दफा जा रही थी? ना ही इन दोनों में कोई पर्दा था, अब तो सारे पर्दे हट चुके थे। वो इसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, तो फिर इतना क्या शर्माना? इसने खुद में हिम्मत पर जमा करते हुए आहिस्ता से दरवाजा खोला तो रियान की बेख्तियार निगाहें इसकी तरफ उठी थी, बल्कि वो तो कब से इसके बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। रुबाब ये सब बेयकीनी से इसे देख रहा था। वो रियान वो अपने उलझे हुए बालों को कानों के पीछे करते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, जबकि रियान बेड से उठते हुए इसकी तरफ कदम बढ़ाता इसके सामने आ रुका था। हैरानगी थी इसके चेहरे पर, जबकि रुबाब शाल को काफी मजबूती से पकड़े हुए जैसे खुद ही सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रही थी। निगाहों पर झुकी इसकी गहरी पलकें जहां रियान को बेईमान कर रही थी, वहीं इसके लबों पर दबी सी मुस्कुराहट देकर रुबाब की निगाहें मजीद झुक गई थी। और मुझे नहीं पता था मेरी बीवी इतनी बेबाक हो सकती है। आई मीन इंटरेस्टिंग। वैसे मैडम, मैंने तो गांव की सीधी सादी सी लड़की से शादी की थी। ये आपके अंदर से ये वाली रुबाब कहाँ से निकली? मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि मेरी रुबाब के अंदर इतनी बेबाक रुबाब छुप कर बैठी हुई है। वह जैसे इसकी नर्वसनेस को समझ गया था, तभी खुद को कंपोज करते हुए मजीद पास आया। इसके चेहरे पर अपनी सांसों का लम्स बिखेरने लगा था। आप नाराज थे ना मुझसे? वो बड़ी मुश्किल से कुछ बोलने के काबिल हुई तो रियान बेबाक का कमरे में गूंज उठा। कसम खुदा की मैं तुमसे नाराज नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। ना आज तक ना पहले कभी हुआ था। हाँ, मुझे कुछ चीजें बुरी लग जाती है, लेकिन मुझे हरगिज मालूम नहीं था कि मेरी नाराजगी तुम्हारे लिए इतनी अहमियत रखती है कि तुम ये सब। मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरी बीवी मेरे लिए इतनी मेहनत कर रही है। वैसे ये शाल तुम जितना मर्जी खींच लो, ना तो ये लंबा होगा और ना ही ये जालीदार कपड़ा तुम्हारे खूबसूरत बदन को मुझे छुपा सकता है। रियान बेबाकी से इसकी कमर में हाथ डालते हुए इसकी कमर पर अपने हाथ रखकर बेबाक रमस बिखेरने लगा था। रुबाब ने आहिस्ता से इसके सीने पर हाथ रखना चाहा, लेकिन वो झटके से इसे अपने करीब करता इसके कदम पर झुकते हुए इसके शाल को कंधों से कुदाता जमीन बोझ कर चुका था, और फिर अगले ही लम्हे से अपनी बाहों में उठाते हुए वो बेड पर लेकर आया था। इसके बदन में वाज़ेह तब्दीलियां आना शुरू हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी रुबाब की खूबसूरती ने इसे पहले दिन से अपना आसिर कर लिया था। और ये भी सच था कि रुबाब की बेलौस मोहब्बत ने इसे सच में इसका दीवाना कर दिया था। आई लव यू रुबाब, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दुनिया का कोई भी तकलीफ तुम्हारे करीब ना आए, जिसकी वजह से मैं बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारी आने वाली जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। कोई भी तकलीफ तुम्हें छूकर भी नहीं गुजरेगी। बस के बेपर्दा बाजू को अपने लबों से महकाते हुए इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था। मैं जानती हूँ रियाना, आप मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, बस आप मुझसे नाराज मत हुआ करें। जब आप मुझसे नाराज होते हैं मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो इसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बोलते, और रियान मुस्कुराया था। मेरी जान, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। बस कभी कभी कोई बात बुरी लग जाती है तो खामोश हो जाता हूँ, लेकिन आइंदा नहीं हुआ करूंगा। आइंदा जब से तुम्हारी कोई बात बुरी लगेगी ना, मैं तुम्हें बता दिया करूंगा, ताकि तुम्हारी तरफ से मुझे इस तरह के नजारों का दीदार होता रहे। मैं तो जानता ही नहीं था कि अगर मैं अपनी बीवी से नाराज हो जाऊंगा तो वो मुझे इस तरह से बनाएगी। अगर मुझे अंदाजा होता तो यकीन करो शादी के इन 7 महीनों में मैं तुमसे कम से कम 700 दफा तो तुमसे नाराज होता। वो बेबाकी से अपने लबों को इसके बदन के पोर पर छोड़ता इसे चूम रहा था। इसकी बेकरारियां इस वक्त अपने अरूज पर थी कि रुबाब को अपना आप बेहद खास महसूस होने लगा था। ये शख्स मोहब्बत करना जानता था, और इसकी बीवी इसके लिए बड़ी नेमत और एक बीवी के लिए इससे बड़ी रहमत और कोई नहीं हो सकती। वो गहरी नींद सो रहा था जब इसका फोन बजा। फोन उठाते ही इसने एक अनजान नंबर देखा, फिर एक नजर इसने अपने सामने साथ सोई हुई रुबाब को देखा, और फिर अगले ही लम्हे अपनी जगह छोड़ते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया था। हेलो, हाँ बताओ, फोन क्यों किया? फोन तुमने? हम लोग बलोचिस्तान आ चुके हैं, कहाँ मिलना होगा मुझे तुमसे? ठीक है, मैं अभी होटल से निकल रहा हूँ, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। ये जगह होटल से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने मुझे धोखा दिया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने बहुत मुश्किल से इन लोगों को खुद पर यकीन करने के लिए मजबूर किया है। अगर तुमने मेरे साथ कोई भी डबल गेम की ना तो याद रखना बच्चोगे नहीं तुम भी। मैं इन लोगों की तरह हरगिज नहीं हूँ जो पहले तुम्हारे लिए काम करते रहे और बाद में
और बाद में तुम इन्हें धोखा देकर एक तरफ हो गए। मुझे अपना हक लेना बहुत अच्छे से आता है। इंस्पेक्टर यान अकरम नाम है मेरा। कान और आंखें हमेशा खुली रखता हूँ। अगर तूने मेरे साथ किसी भी तरह की कोई बेईमानी की तो याद रखना बचोगे तुम भी नहीं। नहीं, मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा, मैं बस सिर्फ तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि मेरे साथ किसी भी तरह की डबल गेम करके पछताओगे तुम। खैर, यहाँ से निकल रहा हूँ, तकरीबन 15 मिनट में तुम्हारे पास होऊंगा। वो कहते हुए तेजी से अपने कमरे की हदूद से निकलते हुए नीचे रिसेप्शन पर आया था। मुझे गाड़ी चाहिए अर्जेंटली, मुझे कहीं जाना है। बस सामने मुझे मौजूद आदमी को देखते हुए बोला था। इसने फौरन ही साइड से लगी चाबियों में से एक चाबी निकाल कर दी थी। तीसरी गाड़ी है सर, जिसमें आप जा सकते हैं। गाड़ी के पेपर्स वगैरह वहीं अंदर पर ही हैं। आपने गाड़ी 16 किलोमीटर की हदूद से आपने गाड़ी 100 किलोमीटर की हदूद से आगे लेकर नहीं जानी, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। वो उसे देखते हुए बोला, जबकि रियान ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। नहीं, मैं ज़्यादा दूर लेकर नहीं जाऊँगा, यहीं आस-पास है। मुझे एक छोटा सा काम है, मुझे अभी करके वापस आ जाऊँगा, तकरीबन 1-1.5 घंटे में। वो कहते हुए चाबी लेकर वहाँ से निकल गया था। फ़ोन अब तक किसी कान से लगा हुआ था। वो किसी तरह की शायद गलती नहीं करना चाहता था। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए अंदर बैठते ही इसने तेज़ी से गाड़ी स्टार्ट की थी, जबकि अपने कमरे की राहदारी की बालकनी में खड़े सरदार और बाला इसे तेज़ी से निकलते हुए देख रहे थे। बाला ने पलटकर एक नज़र सरदार की तरफ देखा था, जिसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। तुम अब भी कहोगे कि रियान मासूम है? बाला से देखते हुए बोला तो सरदार के लबों पर गहरी मुस्कुराहट आई। यार, अगर वो मासूम नहीं भी है तो हम इसकी सोच से कहीं ज्यादा शातिर हैं। मेरे ख्याल में यहाँ वक्त पर बात करने से बेहतर है कि हम भी इसकी तेज दिमाग का मुकाबला करें। वो कहते हुए इशारा करते हुए खुद नीचे की तरफ गया था। यकीनन अब इसका इरादा रिहान का पीछा करने का था। मेरा जाना जरूरी है क्या? इतनी सर्दी में मेरा कहीं जाने का दिल नहीं करा। मेरी मासूम सी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। तुम्हें तो पता है ना कि आजकल मेरी तबीयत। वो अभी बहुत कुछ बोलने वाला था जब सरदार ने इसकी गर्दन में बाजू घायल करते हुए इसे बाहर की तरफ खींचा था। वो ना चाहते हुए भी इसके साथ जाने पर मजबूर हो गया था। ये कौन सी जगह है सरदार? और ये आदमी यहाँ क्यों आया है? मुझे तो कोई प्लानिंग लगती है। वो गाड़ी से निकलते हुए रियान के पीछे ही अंदर की तरफ आ रहे थे, जो पता नहीं सबसे नजरें बजा के कहाँ जा रहा था। इसकी हरकतें यहाँ आते हुए भी काफी मशकूक लग रही थी, और अब तो इसने अपने अंदाजों अपनी बातों से भी बता दिया था। कुछ तो ऐसा था जो इससे छुपाया जा रहा था। और जब से कबीले में आया फिर इसका साथ देने लगा, फिर इसने रागा डाकू की किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन करने की भी कोशिश नहीं की थी। यहाँ तक कि रागा डाकू के फ्राइम करदा मालूमात के साथ वो इसके साथ बलूचिस्तान में आने के लिए भी तैयार हो गया था। और बलूचिस्तान में इसके मतलब की इन्फॉर्मेशन भी इन्हें निकाल कर देने लगा था। शक तो तब से ही हो गया था कि पुलिस वाला किस तरह से सब चीजों में शामिल हो रहा है, लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं था कि ये पुलिस वाला डबल गेम भी कर सकता है। जो भी था वो खुद को बहुत ज्यादा शातिर समझ रहा था, लेकिन वो कितना शातिर था इस बात का फैसला तो सरदार ने करा था। फिलहाल तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ इसका पीछा करने वाले थे। थोड़ी देर के बाद वो इस जगह से निकलते हुए वापस अपनी गाड़ी की तरफ अपनी गाड़ी में बैठ गया था, जबकि गाड़ी फुल स्पीड में इसने वापस होटल की तरफ बढ़ा दी थी। बाला और दिलदार ने एक दूसरे को देखते हुए वापस इसकी गाड़ी के पीछे लगा दी। वो इस गाड़ी को पहचान नहीं सकता था, जिसकी वजह से ये डर हरगिज़ लायक नहीं था कि वो इन्हें देखकर पहचान लेगा। हाँ, लेकिन इसका यहाँ तक आना इन पर बहुत कुछ जाहिर कर गया था। कोई गेम चल रही है सरदार, तुम मानो या ना मानो, मैं यकीन से कह सकता हूँ। बाला इसे देखते हुए बोल रहा था। हाँ, गेम तो चल रही है, यकीन करो ये गेम हमारे लिए ज्यादा नुकसानदायक नहीं होगी। जानते हो बाला, किसी पर एतबार करने के बाद इस तरफ से इसकी तरह के धोखे से इंसान दूसरी दफा किसी पर एतबार करने के काबिल नहीं रहता। और ना जाने मुझे क्यों लग रहा है कि मेरे सामने वो वक्त दोबारा आने वाला है। खैर, फिक्र मत कर, गाड़ी की स्पीड तेज करो इससे पहले कि वो होटल पहुंचे। नहीं सरदार, ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि हम इससे पहले पहुंच सकेंगे, और मेरे ख्याल से होटल की तरफ एक ही रास्ता जाता है। जिस तरह रियान मुताद होकर जा रहा था, मेरा नहीं ख्याल कि हमें जल्दबाजी करनी चाहिए। बाला इसकी गाड़ी के पीछे ही आ रहा था, लेकिन अंदाजा लगा चुका था कि यहाँ के रास्ते बहुत पेचीदा है। चलो कोई बात नहीं, फिर इसके अंदर जाने के बाद हम लोग जाएंगे। और वो पर सुकून सा हो गया था। लेकिन अगर फिर भी इसने देख लिया तो? बाला ने अचानक से पूछा। तो वह हल्का सा मुस्कुराते। तो हम डरते नहीं है इसे बाला, अगर इसने देख भी लिया तो क्या फर्क पड़ेगा? बहाने बहुत हैं हमारे पास, और हम भी यहाँ इसकी तरह सैर करने के लिए आए हैं, घूमने फिरने के लिए आए हैं। कोई कमरे की हदूद में बंद रहने के लिए तो नहीं आए ना। कुछ भी कह देंगे, फिक्र मत करो। वजह से पहले ही इसे बहाना दे रहा था। हालांकि रियान के सामने इन्हें किसी भी तरह का बहाना करने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इसे किसी तरह का शक नहीं होने देना सकते थे। अब जिस तरह वो मुताद हो रहा था, चाहते भी नहीं थे कि किसी भी तरह की गलती करके वो अपने मकसद से दूर हो जाएं। इन्हें रिहान से कोई गिला नहीं था, वो अपना फर्ज निभा रहा था। वो एक पुलिस इंस्पेक्टर को ऐसा ही करना चाहिए था। और जहां तक बात थी गलत लोगों का साथ देने की, तो अब रिहान को कुछ ना कुछ तो सोचना ही था। पुलिस की नौकरी में वो ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर सकता था। इसका बच्चा होने वाला था, बीवी थी, माँ थी, इसे हर चीज की फिक्र करनी थी। अगर वो अपने फ्यूचर के लिए कुछ बेहतर सोच रहा था तो इसमें कुछ गलत नहीं था। ईमानदारी का चोला पहनकर कब तक गुजारा कर सकता था वो? इसे भी अपनी जिंदगी में आगे तो बढ़ना ही था। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने के लिए इसने सरदार दिलदार को सीढ़ी बनाकर गलत किया था, जिसका अंदाजा इसे आगे होने वाला था। तुम लोग कहाँ गए थे? वो अपने कमरे की तरफ जा रहा था जब इन दोनों को राहदारी की तरफ आते हुए देखा। इससे तो यही लग रहा था कि वो दोनों अपने कमरे में होंगे, लेकिन वो दोनों तो कहीं बाहर से आ रहे थे, और इस चीज ने रियान को परेशान कर दिया था। कहीं से नहीं 2 नंबर पुलिस वाले यहीं पर थे। हमने कहाँ जाना था? वो क्या है ना, नींद नहीं आ रही थी, सोचा सिगरेट मार कर आते हैं। वैसे तुम इतनी रात को कहाँ गए थे? बाला के पास आते हुए सवाल जवाब करने लगा, जबकि वो कुछ हद तक उलझ गया था। इतने दिनों से इनके साथ रहते हुए रियान इस बात का अंदाजा लगा चुका था कि वो दोनों ही सिगरेट पीते थे, और इनके बहुत अच्छी आदत थी कि वो अपनी बीवियों के सामने बिल्कुल सिगरेट नहीं पीते थे, बल्कि इनसे दूर जाकर एक अलग जगह बैठकर पीते थे। शायद इनकी बीवियों को सिगरेट पीने वाले इंसान पसंद नहीं थे या कुछ भी था, लेकिन वो इस मामले में अपनी बीवियों के जज्बात को बहुत कदर करते थे। इसका बहाना इतना पावरफुल था कि रिहान फौरन ही इस पर यकीन करने के लिए राजी हो गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए ये सोचा कि जरा बाहर घूम फिर कर आता हूं। तुम लोगों को देखा नहीं मैंने, शायद तुम लोग दूसरी तरफ गए हुए थे। अगर अंदाजा होता तो मैं भी तुम लोगों के साथ ही चल पड़ता। अनजान जगह है, नींद मुश्किल से आती है। वह भी जैसे अपना बहाना पहले ही तैयार किए हुए था।
हाँ ये तो है, अनजान जगह पर नींद मुश्किल से ही आती है, और फिर तुम जैसा इंसान जो इतने सारे मकसद लेकर जी रहा हो, इसके लिए तो नींद वैसे भी बड़ा मुश्किल मरहला है। वैसे एक पुलिस वाले के दिमाग में क्या चलता होगा रेयान, कि वो किस तरह से अपने मुल्क के दुश्मनों से लड़े, किस तरह से दुनिया से जुर्म का खात्मा करे, वगैरह वगैरह, है ना। तुम्हारे जैसा एक ईमानदार अफसर तो यही सब कुछ सोचता होगा। मगर अब तुम कहाँ ईमानदार नहीं रहे, तुम तो डाकू का साथ दे रहे हो। बाला अचानक ही क्या क्या लगाकर बोला तो रेहान ने भी इसकी हंसी में इसका साथ देने की कोशिश की थी। मैं तुम लोगों का साथ दे रहा हूँ क्योंकि तुम हक सच के साथ हो। अगर तुम लोग इस मामले में गलत होते तो तुम लोग मेरे दुश्मन होते, दोस्त नहीं। मैं कभी तुम लोगों की इस मामले में मदद नहीं करता, लेकिन यहाँ तुम लोग ठीक हो। रेहान अकरम हमेशा सही का साथ देता है और अगर आगे भी देगा इंशाल्लाह। यार मुझे नींद आ रही है और बाबी कमरे में अकेली है, मिलता हूँ तुम लोगों से। सुबह कहते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया तो बाला और सतारा एक दूसरे को देखते हुए कंधे उचकाए थे। चल तू बीच आप आराम कर लेते हैं, तो देखते हैं आने वाली सुबह हमारे लिए क्या लेकर आती है। बस का कंधा थपथपाते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया तो बाला भी इसके बात मानकर अपने कमरे की तरफ चला गया था। वो बेला को लेकर सुबह ही सुबह शॉपिंग पर आ गया था, क्योंकि इसका हुक्म था कि इसने बलोची तर्ज के कपड़े खरीदने हैं। सो वो इसके आसपास के एरिया की सबसे अच्छी मार्केट की तरफ लेकर आया था, जबकि रुबाब सरदार के ही घूमने के लिए गए हुए थे। रेयान और रुबाब होटल में ही थे, क्योंकि रुबाब की तबीयत कुछ नासाज सी थी। ऐसे में रेयान से बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, बल्कि वो तो मुसलसल अपने फोन पर लगा हुआ था। हर थोड़ी देर के बाद कमरे में आते हुए वो इसकी हैरियत पूछता, थोड़ी देर इसके पास बैठकर से बातें करता और फिर से अपने फोन पर मसरूफ हो जाता। रुबाब को समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो छुट्टियां लेकर आया था तो पुलिस वाले से मुसलसल फोन क्यों कर रहे हैं। हाँ, हरकतों से तो यही लग रहा था कि पुलिस की तरफ से ही से मुसलसल सर यस सर नो सर यही सब तो कह रहा था वो। यकीनन इसके किसी सीनियर का ही फोन बारी बारी से आ रहे थे। शायद कोई केस अधूरा रह गया था जिसकी मालूमात सिर्फ रेयान के पास थी। कम से कम रुबाब तो यही अंदाजा लगा सकती थी। यहाँ आने के बाद भी वो अपनी मसरूफियत को छोड़ नहीं पा रहा था, जबकि रुबाब तो मजे से अम्मी को गाल लगाकर इनसे कितनी ही देर बातें करती रही। अम्मी भी वहाँ बहुत ज्यादा खुश थी, जबकि रेहान का साथ पाकर रुबाब भी बहुत ज्यादा खुश थी। हाँ, लेकिन रेहान की इतनी मसरूफियत रुबाब को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन इसे समझना था कि वो पुलिस वाले की बीवी थी और एक पुलिस वाला जहाँ भी जाएगा वो अपना फर्ज जरूर निभाएगा। सरदार के हुक्म के मुताबिक वो अगले ही दिन हॉस्टल के बाहर आ गया था। इसकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक फातिमा इसी हॉस्टल में रहती थी और वो 9वीं या 10वीं जमात की तलबा थी। इसकी तरफ से मैसेज मिलते ही एक लड़की तकरीबन भागते हुए बाहर निकली थी। तो मैं सरदार दिलदार ने भेजा है। वो एक नजर से देखते हुए पूछने लगी तो जुमरू ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था, जबकि वो जल्दी से इसकी गाड़ी की पहचानते हुए गाड़ी के फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई थी। वो खुद क्यों नहीं आई मुझे लेने के लिए। वो गाड़ी का फ्रंट डोर खोलते हुए अंदर बैठती तो इसने फौरन ही इसे सवाल जवाब शुरू कर दिए थे। इसने स्काई ब्लू कलर का प्रिंटेड सूट पहन रखा था, सर पर हमरंग दुपट्टा जमाए। वो काफी क्यूट सी लग रही थी। दिखने में वो कोई 13-14 साल की बच्ची ही महसूस होती थी, लेकिन वो अंदाजा लगा रहा था कि वो किसी से भी बहुत जल्दी फ्री हो जाती है और वो शक्ल से बहुत ज्यादा बातूनी भी लग रही थी। वो अपने एक बहुत जरूरी काम के लिए बलूचिस्तान गया हुआ है, कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। इसने मुझे भेजा है ताकि तुम्हें घुमा कर ले आऊँ। तुम हॉस्टल में रहकर बहुत बोर हो जाती हो ना, इसलिए सरदार ने कहा है कि जब तक वो वापस नहीं आता मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है। वो पुरसुकून अंदाज में गाड़ी स्टार्ट करने लगा तो फातिमा का मुंह खुल गया था। तुम गाड़ी चलाओगे? तुम तो इतने छोटे से हो, तुम गाड़ी कैसे चलाओगे? वो परेशानी से देखते हुए पूछने लगी तो जुमरू हल्का सा मुस्कुराया था। मैं तुम्हें कहाँ से छोटू लग रहा हूँ? मैं गाड़ी भी चला लेता हूँ और भी बहुत कुछ कर लेता हूँ। गाड़ी चलाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं लगती। और जहाँ तक मैं तुम्हें छोटा लग रहा हूँ तो मैं तुम्हें अपना आईडी कार्ड और लाइसेंस दिखा सकता हूँ। इसका इस तरह से कहना जुमरू को अच्छा नहीं लगा था। एक तो हर कोई इसे छोटा बच्चा बनाने में लगा रहता था। दिखा दो। वो जो ऑफ मूड के साथ जोश में बोल चुका था कि वो आईडी कार्ड और लाइसेंस दिखा सकता है। इसके दिखा दो कहने पर गुस्से से अपना लाइसेंस और आईडी कार्ड दिखाने लगा था। 21 साल 3 महीने 18 दिन। वाओ, तुम तो मुझसे 6-7 साल बड़े हो और मुझे लगा तुम मेरे हम उम्र होगे। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि तुम मेरी क्लास में पढ़ते होगे। खैर, मुझे तो लग रहा था कि तुम मेरी क्लास में पढ़ते होगे। खैर, कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? वो इसका आईडी कार्ड इसे वापस थमाते हुए बोली तो झुमरू गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। मैं किसी क्लास में नहीं पढ़ता, मैं सरदार के साथ काम करता हूँ। सरदार मुझे अपना बायां हाथ कहता है। वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए इसे मार्केटिंग एरिया की तरफ लेकर जाने लगा था, क्योंकि सरदार ने यही कहा था कि इसकी लाडी बहन को शॉपिंग करवानी है। हाय, तुम पढ़ते नहीं हो? सो बैड। तुम्हें पता है मैंने 2nd पोजीशन ली है 9th क्लास में। मैं तो बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ। शॉपिंग के बाद मुझे पार्क लेकर जाना, मुझे झूला झूलना है। वो अपने ही अंदाज में बोली जा रही थी, जबकि जुमरू को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बातों का क्या जवाब दे। इसीलिए 2-3 बातें करके वो खामोश हो गया था, लेकिन इसकी बकबक खत्म नहीं हो रही थी। अब इसने एक और फरमाइश जारी कर दी थी, यानी कि शॉपिंग पर इसके साथ सवार होने के बाद वो इसे पार्क भी लेकर जाएगा। वो तो सरदार के हुक्म पर अच्छा खासा आजस आ गया था। चलो अभी यहाँ पर तो मुझे झूला झूलाओगे और मैं झूलने पर बैठूंगी, जल्दी आओ। वो दरवाजा खोलते हुए बाहर निकलती पार्क के अंदर चली गई थी, जबकि जुमरू भी खामोशी से इसके पीछे ही आ रहा था। वो लड़की बहुत बातें करती थी, बल्कि बातें क्या करती थी, इसकी बकबक तो खत्म ही नहीं होती थी। पहले तो उसके सवालों ने जुमरू को अच्छा खासा तंग किया था, जबकि अब वो अपनी हरकतों से जिद कर रही थी। इसकी बार बार इशारा करने पर वो मजबूर होता है, इसके पीछे से आकर झूला झुलाने लगा था। सरदार ने मुझे कहाँ फंसा दिया है? वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो तो समझ रहा था कि अच्छी खासी कोई मैच्योर लड़की होगी जिसके साथ 1-2 घंटे गुजारकर इसने वापस आ जाना है, लेकिन ये तो कोई छोटी सी बच्ची थी। वो अपनी ही दुनिया में मगन थी। इसे शॉपिंग करनी थी, इसे खेलना था, इसे चॉकलेट चाहिए थी, इसकी आइसक्रीम चाहिए थी और पता नहीं क्या क्या। यहाँ तक कि सरदार ने इसे हर हफ्ते टेडी बेयर लेकर दिया था, जिस पर इसने अभी से टेडी बेयर लेकर इसे भी टेडी बेयर लेकर देना पड़ गया था। और अब अपने टेडी बेयर को अपने गोद में उठाए वो झूला भी झूल रही थी। जाने से पहले सरदार ने झुमरू को 2 घंटे अपने पास बिठाकर इसे बहुत अच्छा खासा लंबा लेक्चर दिया था। इसे बताया था कि फातिमा दुनिया जहां से बहुत अलग है। जिस तरह की जिंदगी वो जी रही है इसमें किसी तरह का विलन नहीं है ही नहीं। वहां इसकी जिंदगी में हर चीज ठीक होती है।
सबसे खास बात ये थी कि फातिमा पढ़ाई के मामले में जितनी होशियार थी वो बाकी मामलों में इतनी ही अनजान थी, जबकि जुमरू को अफसोस हो रहा था कि सदा ने नादान के बजाय बेवकूफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों नहीं किया था, क्योंकि 14 साल की बच्ची इतनी भी छोटी नहीं होती जितनी छोटी ये फातिमा बन रही थी। वो इसका पूरा दिन बर्बाद कर चुकी थी और पूरा दिन बर्बाद करने के बाद वो इसे शाम को हर कार छोड़कर वापस कबीले की तरफ चला गया था। हाँ मेरे बच्चे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, या मेरा इनका इतना मेरा ख्याल, हाँ बच्चे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये मेरान मेरा इतना ख्याल रखता है कि ना हाथ नहीं, मुझे पैर नहीं ज़मीन पर उतारने देता, और बेवजह कभी पैर दबाने लगता है, कभी टांगें दबाने लगता है। इतनी खिदमत करता है मेरी, हर वक्त मेरे साथ साथ रहता है और इतने मज़े का खाना बनाता है कि हद नहीं। अभी अभी इसके लिए चावल साफ़ कर रही हूँ, इसने कहा कि आज वो बिरयानी बनाकर खिलाएगा। अम्मी बेहद खुशी से रियान को सब कुछ बता रही थी, जबकि रियान इनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। मीरू इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा और एतबार के काबिल लगा था, और इसे अभी अभी ये बात भी पता चली कि मीरू का असल नाम मेहरान है। बस अम्मी मुझे आपकी परेशानी हो रही थी, कहीं आपकी तबीयत खराब ना करे। वाकई मीरू बहुत अच्छा इंसान है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपका ख्याल रखेगा। बस आप भी इसका ख्याल रखिएगा, यतीम बच्चा है, शुरू से ही माँ बाप के प्यार को तरसा हुआ है। आपकी शक्ल में से एक माँ मिल गई है। वो बहुत खुशी से बता रहा था, मीरू जिस तरह से इसकी माँ की खिदमतें कर रहा था, वो सच में इसका कर्जदार हो गया था। मैं कोशिश करती हूँ इसका ख्याल रखने की बेटा, लेकिन वो ख्याल रखने का हाँ देता है, बस किसी काम को हाथ नहीं लगाने देता। शर्मिला के साथ तो इतनी दोस्ती हो गई है कि इसकी हद नहीं है। चलो मैं फ़ोन रखती हूँ, ज़रा देखो तो सही इसकी बिरयानी कहाँ तक पहुँची, फिर बात करती हूँ तुमसे। अम्मी फ़ोन को रखते हुए अपनी व्हीलचेयर के सीटी भाई की तरफ जाने लगी थी, जबकि रियान खुशी हो गया था। हाँ मीरू की वजह से इसे अपनी माँ की परेशानी नहीं रही थी। मेरान ने सचमुच में एक बड़ा होने का हक अदा कर दिया था। डाकू जी ये पहाड़ कितने लंबे लंबे हैं, ये पहाड़ तो हमारे कबीले के पहाड़ों से भी बहुत ज्यादा लंबे हैं। क्या हम इनके ऊपर जा सकते हैं जहाँ पर बर्फ की हुई ऐसे बाहर घुमाने के लेकर आया था, जबकि वो तो लाकर देखकर खुश हो रही थी। सच में बलूचिस्तान अपनी खूबसूरती आप था, जबकि इनका लिबास, इनका तर्ज जिंदगी, हर चीज़ बहुत अलग और बहुत खूबसूरत थी। हाँ मेरी जान क्यों नहीं, तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें वहीं लेकर जाऊँगा। बताओ कहाँ चलना है, इस पहाड़ पर या फिर इस पहाड़ पर? यहाँ का रास्ता दाएं तरफ वाले पहाड़ पर जाएगा और वहाँ का रास्ता बाएं तरफ वाले पहाड़ पर। जहाँ मेरी सजन साई कहेगी मैं वहाँ वहीं लेकर जाऊँगा। दाएं तरफ चलते हुए डाकू जी बहुत दाएं तरफ चलते हैं डाकू जी। यहाँ का पहाड़ ज्यादा लंबा और ज्यादा खूबसूरत है। वो जोश से कहते इसके बाजू में अपनी दोनों बाहें डालते इसके कंधे पर अपना हाथ रख चुकी थी, जबकि सरदार गाड़ी इसकी तरफ मोड़ चुका था जहाँ इसकी सज्जन साई कहती थी, डाकू जी ये तो बहुत दूर लग रहा है, यहाँ से वापस आने में हमें कितना वक्त लग जाएगा? वो बेचैनी से देखते हुए पूछने लगी थी। इसे दूर से ही अंदाजा हो चुका था कि ये रास्ता काफी लंबा है, जितना भी टाइम लग जाए हम दोनों एक साथ हैं तो फिर रास्ते से क्या घबराना। वो इसका हाथ थामते हुए अपने लबू से लगातार सफर जारी किए हुए था। लेकिन डाकू जी हम अकेले थोड़ी हैं, वो सब लोग परेशान होंगे ना पीछे, हम लोग कहाँ चले गए? इसके लबू कलम अपने माथे पर महसूस करते वो परेशानी से पूछने लगी। वो अपनी वजह से किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, मेरी वजह से। मेरी जान वो लोग अपना हनीमून सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं इस बात का कि इनके साथ आए लोग कहाँ पर हैं। वो अपना हनीमून स्पेशल कर रहे हैं और हम दोनों अपना। और ये तुम जो मेरे बाजू के नीचे गुदगुदी कर रही हो, मेरी नीयत खराब हो रही है। वो अपने नरम और मुलायम उंगलियों से इसके बाजू को सख्ती से जकड़े हुए थे, जबकि सरदार ने इसका ध्यान इस बात की तरफ दिलाया। हाँ ये सच था कि इसकी नाजुक सी उंगलियां इसके बाजू के नीचे से गुदगुदी हो रही थी। डाकू जी मैं तो सिर्फ अपना हाथ रखा हुआ है, आप इतने नखरे करने लगते हैं। ले हटा दिया है मैंने। वो हाथ हटाने लगी तो सरदार ने अगले ही लम्बे से कंधे पर हाथ रखते इसे अपने करीब करते हुए झुककर इसका लबू को अपनी पूरी शिद्दत से चुमा था। ओहो डाकू आप जी, आप भी हद करते हैं आप। ओहो डाकू जी आप भी ना हद करते हैं। अब ये मत कहिएगा कि गाड़ी चलाते चलाते आपकी नीयत खराब हो गई। हटे पीछे, सीधे तरीके से गाड़ी चलाए वरना एक्सीडेंट करवा देंगे। वो शर्माते हुए पीछे हटने लगी, जब सदाने से मजीद अपनी बाहों में करते हुए इसकी मदद अपना हिसार बनाया था। वो इस तरह से इसके बाजू में कैद हो गई थी कि वो हाथ के पीछे ले जाते हुए घेर लगा रहा था। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? वो बुरी तरह से पनाहों में कहती, जबकि वो उसके पेट पर दूसरा हाथ रखता इसे मजीद अपने करीब खींच चुका था। देखता है तो देखता रहे, मुझे परवाह नहीं, मुझे अपने सजन साई के करीब बेहद करीब रहना है। बस की गर्दन में मुंह छुपाते हुए शायद भूल चुका था कि वो ड्राइविंग कर रहा है। डाकू जी एक्सीडेंट हो जाएगा, हम दोनों ऊपर पहुंच जाएंगे अल्लाह जी के पास, तो अच्छी बात है ना। दुनिया में भी साथ और आखिरत में भी साथ साथ, एक साथ जिएंगे एक साथ मरेंगे। वो मजीद पर जोश होते हुए इसके लबों को पूरी शिद्दत से चूम गया था। जी नहीं, मुझे नहीं मरना अभी तो मैंने बहुत लंबी जिंदगी जीनी है आपके साथ, हमारे बच्चों के साथ। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आप 8 महीने के बाद पर जिंदगी को छोड़कर फिलहाल ऊपर जाने के बारे में सोचेंगे। बस के सीने में वो छुपाते हुए अपनी सरगोशियों से इसकी धड़कनें हिला चुकी थी, जबकि सरदार ने अचानक ही गाड़ी को ब्रेक लगाते हुए बेयकीनी से इसकी तरफ देखा था। जबकि उसके बेचैन निजाम का कोई भी जवाब देने के बजाय इसके सीने में छुपने लगी, तो सरदार ने अपने सीने से इसका चेहरा निकालते हुए अपने हाथों में बड़ा तो इसने आहिस्ता से हाँ में सर हिलाया था, जबकि उसके माथे को चूमते हुए बेताबी से इसके चेहरे को एक नक्श को चूमने लगा था। इससे अंदाजा भी नहीं था कि वो इतनी बड़ी खुशखबरी से सुनाने वाली है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इसकी बेताबी अपने अरूज पर थी, बस एक झटके से खींचकर अपनी गोद में बिठा चुका था। मैं बताना चाहती थी आपको, जिस दिन आपको मनाने के लिए सरप्राइज प्लान कर रही थी ना, इसी दिन बताना चाहती थी, लेकिन फिर वहां अचानक वो रागा डाकू आ गया और फिर से मुझे इतना जोर से मारा, मुझे लगा कि मैं दूसरी दफा अपना बच्चा खो चुकी हूँ। मैं बहुत डर गई थी डाकू जी, मैं आपको इसी दिन बता देना चाहती थी, लेकिन नहीं बता पाई। इसके बाद दिल में डर बैठ गया। फिर मैंने बेला को अपना पूरा चेकअप करवाया, इसने मुझे अच्छे से चेक किया और फिर इसने बताया कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, हमारा बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। मैंने इतने दिनों से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपका रोमांटिक मूड ऑफ होता ही नहीं है। आप कोई और बात सुने। वो इसके गाल खींचते हुए अपनी ही दिल में बोले जा रही थी, जबकि वो इसके कभी हिलते होठों को तो कभी लरसती पलकों को देख रहा था। ओ सजन साई, आई लव यू सो मच, तुमने मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया है। अब मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, बस मैं हमेशा खुश रखूंगा मेरी जान। वो इसके चेहरे को चूमते हुए अपनी बेकरारियां यहाँ करने लगा था, जबकि वो इसके लबों पर हाथ रखती से खुद से दूर करने लगी थी। आपका तो रोमांस ही खत्म नहीं होता, मेरा ख्याल कैसे रखेंगे? बस कि रोमांस से सचमुच में तंग थी, हर वक्त की बेताबियां बेकरारियां से सच में पागल कर देती थी। सजन साई तुम अकेली थी तो तुम्हारा बहुत
तो तुम्हें थोड़ा प्यार करता था, अब तो तुम्हारे साथ साथ मेरा बच्चा भी है, अब तो मेरे प्यार पर तुम्हारा डबल हक है, तुम्हें तो मुझे ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो इसके अब्बू पर वक्फे वक्फे से प्यार करता है, इसके आने वाले दिन की सूरत हाल भी बता रहा था, जबकि उसे कभी ना होने वाले रोमांस पर सिर्फ माथे पर हाथ मारकर रह गई थी। या अल्लाह कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं, दिल चाहता है पूरा बाजार ही खरीद लूँ, लेकिन मैं गरीब नहीं करना चाहती, इसलिए तुम पर तरस खा रही हूँ। वरना तुम तो जानते हो ना कि लड़कियां शॉपिंग में कैसी होती है। तुम्हें पता है मैंने आज तक जितने भी पैसे कमाए हैं ना, सारे अपनी शॉपिंग पर लगा दी हैं। वो मजे से बता रही थी, जबकि वो खामोशी से इसके साथ साथ चलता इसकी बातें सुन रहा था। मेरी जान तुम हुक्म करो, मैं पूरी की पूरी दुकान तुम्हारे कदमों में रख दूंगा, तुम जो चाहे ले सकती हो। तुम्हारा शोहर हरगिज कंजूस नहीं है, तुम जितना चाहे खर्च कराओ, बल्कि पूरी दुनिया खरीद लो, बस रात को मुआवजा दे देना। तुम्हारा शोहर की जेब पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। वो अपने एटीएम कार्ड निकालकर उसकी हथेली पर रखते हुए इस अंदाज में बोला था कि बेला चाहकर भी इस कार्ड को हाथ नहीं लगा सकी थी। एक नंबर के लोफर किस्म की शर्म, नंबर के लोफर किस्म की शोहर हो तुम, शर्म नहीं आती? ना बाजार में तुम्हारा ये मूड ऑफ होता है, ना होटल में, ना घर में, ना कबीले में। इतना रोमांस, इतना फर्क बड़ा बड़ा है तुम्हारे में। तुम्हारा बस चले तो तुम इस डम्मी के साथ भी रोमांस कर लो। वो गुस्से से कहती इस डम्मी की तरफ मुतवज्जो करते हुए आगे बढ़ गई थी, लेकिन अगले ही लम्हे डब्बी पर मौजूद इंतहाई बुरी नाइटी देखकर शर्मिंदगी से इस पर नूजी नजर न डाल पाई थी। नहीं करूंगा, इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मैं बेजान चीजों के साथ रोमांस करूँ। हाँ, लेकिन अगर ये तुमने पहनी हुई तो बस तक फिर तुम्हारी सोच भी गंदी है। वो गुस्से से कहती आगे बढ़ चुकी थी, जबकि इसके सामने शॉपकीपर की तरफ इशारा करते हुए इस नाइटी को पैक करने का ऑर्डर दे दिया, जिस पर बेला का बस नहीं चल रहा था कि कोई भारी चीज उठाकर उसके सर पर दे मारे। मैं खा रही हूँ, इतना नहीं खाया जाता, आप प्लीज समझने की कोशिश करें ना। वो इसे जबरदस्ती अपने हाथों से सूप पिला रहा था, जबकि वो इसे मसलसल समझाने की कोशिश कर रही थी कि इसे ये सब कुछ नहीं पीना, लेकिन रेहान सुनता कहाँ था। वो तो अपनी ही करता था, और इस वक्त भी वो वही कर रहा था वो किसी तरह इसकी बात मानने को तैयार ना था, तो इसे जबरदस्ती से खिलाना शुरू कर दिया था, जिस पर वो मजबूर हो गई थी। वो इसे आधे से ज्यादा प्याला जबरदस्ती खिला चुका था। जब इसका फोन बजने लगा, इस पर बाप ने शुक्र अदा किया था। बेशक इसका 24 घंटे फोन पर रहना इसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी जब वो इसे जबरदस्ती कुछ खिलाता तो बाप यही दुआ करती कि इसे कोई कॉल आ जाए। इस वक्त भी वो बालकनी में मसलसल चक्कर काटते हुए इसे कुछ ना कुछ खाने का इशारा कर रहा था, जबकि वो झूठ मूठ का सूप का प्याला उठाते हुए इसे चम्मच भरकर खाने का दिखावा भी कर रही थी। डार्लिंग तुमने ये सूप का प्याला खत्म करो, मुझे एक छोटा सा काम है, मैं 20 मिनट में आता हूँ। बिल्कुल से निकलते हुए कहने लगा तो इसने फौरन हाँ में सर हिलाया था, जबकि इसके कमरे से निकलते ही वो सुकून का सांस लेती सूप का प्याला एक तरफ रखते हुए बेड पर लेट गई थी। हाँ, लेकिन जहन में ये ख्याल जरूर आया था कि यहाँ रेहान को क्या काम हो सकता है, यहाँ तो इन्हें कोई जानता भी नहीं है, तो शायद बाला भैया या सरदार भैया ने बुलाया होगा। सोचकर वो पसकुन हो गई थी। अरे मैं तुम्हें कितनी दफा की बात कहूँ, कह तो चुका हूँ कि इन लोगों को मुझ पर कोई शक नहीं है, मैं अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। शक तो दूर, इन लोगों को शायद इस बारे में भनक भी नहीं पड़ेगी। वो आज होटल में भी नहीं है, मेरे ख्याल में दोनों ही कहीं निकले हुए हैं। हाँ, मैंने कहा ना तुमसे कि वो यहाँ एक मकसद के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करो, वो आते ही तो अपना काम करना नहीं शुरू कर देंगे ना। ठीक है, तुम जैसा चाहते हो सब कुछ वैसा ही होगा, लेकिन रेहान तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? किसका फोन है? तुम तो छुट्टियों पर होना। वो पूरी तरह से अपने फोन की तरफ मुतवज्जो था, जब अचानक ही बाला ने इसके कंधे पर हाथ रखा था। इसके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स थे, जबकि बेला भी इसके साथ ही खड़ी थी। हाँ भाई, आप तो छुट्टियों पर होना, तो फिर क्या काम तो लगे हुए हो आप? सुबह वो भाभी कह रही थी कि आप यहाँ आने के बाद भी मसरूफ है। ये क्या बात हुई? आप तो हमारे साथ घूमने फिरने के लिए आए हैं ना। मुझे आपकी हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। फोन रखें अपना और चलकर बाबा भाभी के पास बैठे। ये क्या तरीका हुआ? बंदा छुट्टियों पर आकर भी काम करे। दरअसल एक जरूरी काम कर रहा हूँ बेला, कि नाराज होने पर वो इसे समझाते हुए बोला था। अभी इसके बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी, वो इस तरफ अंदर तो हरगिज नहीं जा सकता था। आई डोंट केयर, मैंने कहा फोन बंद करें और अंदर चलें। आप ना तो भाभी को कहीं घुमाने लेकर गए हैं और ना ही इन्हें शॉपिंग करवाने के लिए लेकर गए हैं। सुबह से इन्हें कमरे में बंद करके रखा हुआ है। अगर इनको कमरे में ही बंद रखना था तो घर में इनके साथ क्या मसला था? घर पे रहने देते ना। आप आई क्यों हमारे साथ? अब हनीमून पर आए हैं, कम से कम आपको ये फोन तो खैर छोड़कर आना चाहिए था, और अगर ले ही आए हैं तो कम से कम इसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। जल्दी से अपने कमरे में जाए और ये फोन बंद करें। खबरदार जो आपने यहाँ रहते हुए फोन उठाया, वरना मुझसे बड़ा कोई भी नहीं होगा। वो नाराजगी दिखाने लगी तो रेहान मुस्कुरा दिया था। मैं बिल्कुल भी फोन को अहमियत नहीं दे रहा, पर एक छोटा सा केस निकल आया वहाँ पे। और तुम तो जानती हो कि गांव में सबसे सीनियर इंस्पेक्टर मैं ही हूँ, और आजकल इंस्पेक्टर कामरान भी छुट्टियों पर है, तो ऐसे में मुझे ये सब कुछ संभालना पड़ रहा है। वो इसे समझाते हुए फोन बंद करके जेब में डालता इसके साथ ही अंदर आने लगा था। अरे मेरे साले साहब को क्यों घबराते हो यार? मुझे बताओ ना क्या मसला है? अगर गांव में कोई मसला है तो हमारे बंदे हैं वहां पर, हर तरह का मसला हल हो जाएगा, बल्कि सिरे से कोई मसला रहेगा ही नहीं। तुम हुक्म करो बस। बाला इसके कंधे पर हाथ रखते हुए इसे लिए अंदर की तरफ जाते हुए बोला, तो रेहान मुस्कुरा दे। अरे नहीं नहीं, ऐसा भी कोई बड़ा मसला नहीं है, डाकू को बीच में शामिल करना पड़े, बस एक छोटा सा मसला था, चलो खुद ही हल हो जाएगा। वैसे भी मैं छुट्टियों पर हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इन लोगों की मदद करने की कोशिश करता हूँ। मुझ पर कोई भी बात नहीं आने वाली। चलो मेरे बाप को लेकर आता हूँ, चाहे साथ में भी लेते हैं। मेरे ख्याल में सरदार और जुबान तो अभी तक वापस नहीं आए, हम लोग इंजॉय करते हैं। वो इसे देखकर बोला तो वाला ने कंधे उचकाए थे, जबकि वो रुबाब को लेने के लिए अंदर की तरफ चला गया था। वाओ, कितनी खूबसूरत ड्रेसेस हैं, ये सारे काम आएंगे। इतनी सारी शॉपिंग एक साथ मजा आ गया। वैसे बाला, तुम्हारे बैग में कुछ अच्छी काम की चीजें तो है नहीं ना? तो वापस जाते हुए मेरा सामान अपने बैग में पैक कर लेना। वो क्या है ना कि मेरे बैग्स में जगह नहीं है। वो सारा सामान पैर पर फैलाते हुए साथ ही सारी से बातें कर रही थी। इसका इतना मीठा अंदाज यकीनन इसे अपने किसी मतलब के लिए था। वो समझ चुका था, लेकिन वो तो सीधा सीधा इसके बैग्स मांगने पर आ गई थी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या चाहती हो कि मैं अपने सारे कपड़े किसी शॉपर या थैले में डालकर वापस लेकर जाऊं? एक तो तुम एक नहीं बल्कि 3-3 बैग कर लेकर आई हो, वो भी सिर्फ 15 दिन निकले। ऊपर से तुमने ये 2 बैग की तैयारी और कर ली, अब तुम्हें साथ में मेरा बैग भी चाहिए। या अल्लाह,
यार अल्लाह को मानो बीवी इतना भी, वैसे भी काफ़ी अच्छी, वैसे मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी ये नाइटी। सोचा मेरे शोहर ने पसंद किया तो मैं देख लूँगी, एक बार सोचूँगी ट्राई करने के बारे में। लेकिन बैग क्या, पूरे का पूरा बाला तुम्हारा, जो चाहे ले लो डार्लिंग। एक बैग की बात करती हो, मेरा दिल तो कर रहा है पूरी दुनिया लाकर तुम्हारे कदमों में रख दूँ। क्या निकालना है मेरे बैग से, सब कुछ निकाल कर बाहर फेंक दो, बल्कि आग लगा दो। हर चीज़ तुम्हारी है, तुम्हारी शॉपिंग के लिए तो अपने साथ बैग कर लेकर आया था मैं, वरना मुझे क्या जरूरत है, मैं तो थैली में भी लेकर चल सकता हूँ अपने कपड़े। ले लो डार्लिंग, ले लो डार्लिंग, ये बैग ले लो, तुम ही ले लो सब कुछ, तुम ही ले लो। वो पर सुकून सा इसके बाद में कमल होने से पहले ही जवाब दे चुका था, जबकि वो हाथ में पकड़ी नाइटी एक तरफ फेंकती हुई एक अदा से अपने बाल पीछे करती कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि बाला भी तेजी से इसके पीछे आया था, क्योंकि चाहे तो इसने भी नहीं थी। ये कहना बेहतर रहेगा कि वो एक पल के लिए भी अपनी बेबी को अकेले छोड़ना नहीं चाहता था। वो बलोचिस्तान के खूबसूरत पहाड़ों की सैर कर रहे थे, इससे तो हर चीज़ ही अच्छी लग रही थी, जबकि दिलदार को तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सजनसाई अच्छी लग रही थी। इसे दुनिया के नज़ारों से कोई मतलब ही ना था। इसकी सारी सोचों का मरकज सिर्फ और सिर्फ इसकी सजन साई थी, जो इसकी कुल की कायनात थी। वो इसका हर एंगल से तस्वीरें बना रहा था, जबकि तमाम भी हर मुकाम पर रुकते हुए तस्वीरें बनवाती। कभी कभी वो किसी पत्थर पर अगर बैठ जाती तो कभी नीचे बहते खूबसूरत पानी को अपने हाथों में भरते हुए इसकी तरफ फेंकती। कभी वो इसकी शरारतों पर मुस्कुरा देता तो कभी हल्का सा घूरता, जिसमें वो खिलखिलाती। बस कितनी सारी तस्वीरें बना चुका था कि अब फोन पर पे अलर्ट नोटिफिकेशन आने लगी थी। इसने आज सारा दिन अपनी दुआम को बहुत ज्यादा खुश रखा था, क्योंकि इस जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तो वो दे ही चुकी थी। वो एक लम्हे के लिए भी इसे तनहा नहीं छोड़ने को तैयार नहीं था। वो जहां जाता इसका हाथ हमेशा अपने साथ लेकर जा रहा था। इसका हाथ मुसलसल इसके हाथों की गिरफ्त में था, जो इसने अपने लबों से लगा रखा था। इसके कंधे के साथ चिपके वो पता नहीं कहां कहां घूमकर अब वापस की तैयारी कर रही थी। इसे बेला की काफी सारी कॉल्स आ चुकी थी, जबकि वो बेला को यही बता रही थी कि वो यहाँ बलोचिस्तान के किसी खूबसूरत से मकाम की सैर करने के लिए निकले हैं और इनकी वापसी बहुत देर से होगी। शायद मुमकिन तक इनकी वापसी रात गए तक हो, इसीलिए वो लोग हरगिज भी परेशान न हो और इनका इंतजार भी न करें। इसकी ये बात सुनकर बेला बिल्कुल भी रिलैक्स हो चुकी थी। खैर, इसका तो सारा दिन शॉपिंग पर ही गुजारा। इसने बाला को आज अपनी उंगलियों पर नचाया था, और बेला ने तो ये सब कुछ इसे खूब मजे से लेकर बताया था कि इसने सारा दिन आज बाला को किस तरह से तंग किया है, जबकि इसकी बातें सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। यहाँ तक कि बेला के मशरूब पर अमल कर रही थी, जिस पर वो कह रही थी कि तुम भी सरदार को ऐसे ही तंग करो। वो भी इसे कुछ तंग करने के लिए सोच रही थी, जब सरदार का फोन बजने लगा। फोन पर आती झुमरू की कॉल पर वो हल्का सा मुस्कुराया था, फिर फोन अटेंड करते हुए अपने कान से लगा लिया था। सरदार यार, कहाँ फंसा दिया है तुमने मुझे। इस लड़की के तो फरमाइशी प्रोग्राम ही खत्म नहीं हो रहे, सुबह से शाम तक मुसलसल मैसेज कर रही है। परसों से छोड़कर आया था, तब से इसके मैसेज का ढेर लग चुका है। संडे को ये लेकर आना, संडे को वो लेकर आना, ये सब कुछ क्या है सरदार, क्यों फंसा कर रखा है तुमने मुझे यहाँ पर। मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता, इस लड़की के तो नखरे की हैंडल नहीं हो पा रहे हैं मुझसे। तुम खुद आओ, इस नक्की नखरे झेलो। अजीब लड़की है, हर बात पर कहती है कि तुमसे शिकायत कर देगी अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो। और तुम्हें पता है वो मुझे छोटू कहती है। छोटू कहाँ से छोटू लगता हूँ मैं इसे। मैंने इसे बोला कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तो मुझे कहती है कि तुम सच में छोटू हो। मुझे समझ नहीं आता, 6 फुट से निकलता कद है मेरा, कहाँ से इसे छोटा बच्चा नजर आता हूँ मैं, जो मुझे छोटू छोटू कहती है। वो बुरी तरह से चढ़ा हुआ था, जबकि इसके बात सुनकर सरदार ने जानदार क्या लगाया था, छोटू तो सच में है, मेरा छोटू सा बच्चा है तू। हाँ, लेकिन ये फातिमा तुझ पर जुल्म कर रही है, जो मुझे हरगिज मंजूर नहीं। फिक्र मत कर, मैं आ रहा हूँ, इसे कल करके समझा दूंगा। हाँ, लेकिन इसने जो जो चीजें बोली हैं वो सारी तुझे लेकर जानी होंगी। बल्कि ऐसा करना, संडे जाने के बजाय कल ही चले जाना इसे मिलने के लिए। बेचारी वहाँ अकेली होती है, सब वहाँ किसी न किसी का तो सहारा चाहिए ना। मैं अपने कामों में मसरूफ होता हूँ, जिसकी वजह से इसे वक्त नहीं दे पाता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसे वक्त दो, क्योंकि तुम्हारे हवाले से मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है। जुमरू, तुम्हें याद है ना, तो मुझे तुमसे एक बार कहा था कि सरदार मेरी जिंदगी का फैसला करने का हक तुम रखते हो। मैंने तुम्हारी जिंदगी का एक फैसला किया है जुमरू। मैंने बहुत सोचा, मेरे फातिमा के मामले में किस पर भरोसा करूँ, तो तुम्हारे अलावा मेरे जहन में और किसी का ख्याल नहीं आया। मैं तुम्हारा और फातिमा का निकाह करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ फातिमा की उम्र बहुत छोटी है और तुम भी अभी इतने बड़े नहीं हुए कि शादी जैसी जिम्मेदारी को संभाल सको। इसीलिए मैं फिलहाल सिर्फ निकाह पर ही जोर दे रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। और जहाँ तक बात है फातिमा की, तो इसका जहन बहुत साफ शफाफ है। इसके जहन के पर्दे पर अभी तक किसी का भी चेहरा नहीं उभरा। मैं चाहता हूँ कि वहाँ तुम्हारा चेहरा उभरे। मैंने इससे सरसरी से अंदाज में बात की थी, तो इसने यही कहा था कि इसकी जिंदगी का फैसला करने का हक सिर्फ मैं रखता हूँ। इसलिए के बारे में सोचकर मुझे आराम से जवाब दे देना, और अगर तुम्हारा जवाब हाँ हुआ तो कल फातिमा की पसंद की लिस्ट लेकर हॉस्टल पहुंच जाना। मैं तुमसे फिर बात करूंगा। वो फोन पर रखते हुए बोला, जबकि जो हाँ दुआम हैरत से देख रही थी, वहाँ जुमरू भी इसकी बात को समझ नहीं पाया था, और अगर समझा भी था तो यकीन करना फिलहाल कुछ कहने की कंडीशन में नहीं था। लेकिन यकीनन फिलहाल कुछ कहने की कंडीशन में नहीं था। डाकू जी, फातिमा कौन है और आप इस मामले में झुमरू के बारे में क्या सोच रहे हैं? मेरा मतलब है झुमरू भैया की शादी कर रहे हैं आप इतनी जल्दी, अभी तो वो छोटे हैं। शादी की जिम्मेदारियां कैसे संभालेंगे? और मेरे सजन साई, मैं तुम्हारे झुमरू भैया की शादी नहीं कर रहा, सिर्फ इसके निकाह के बारे में सोच रहा हूँ। सिर्फ इसको एक बंधन में बांधने के बारे में सोच रहा हूँ, इस पर एक जिम्मेदारी डालने के बारे में सोच रहा हूँ। मैं जानता हूँ फिलहाल वो शादी वगैरह के चक्रों में पड़ने के काबिल नहीं है, और ना ही मैं इसे शादी के चक्रों में डाल रहा हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इसे एहसास हो जाए कि इसे आने वाली जिंदगी में इसकी जिंदगी में कोई शामिल होने वाला है। अभी फातिमा भी 14 साल की छोटी सी बच्ची है। मैं बस इस बच्ची का फ्यूचर सिक्योर करना चाहता हूँ। वो कोई और नहीं बल्कि रागा डाकू की बेटी है, वही बेटी जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया भी था। जब रागा डाकू कबीले में था, तब इसकी एक बेटी पैदा हुई थी। वो बच्ची तकरीबन 6-7 साल की थी जब इसकी वालिदा का इंतकाल हो गया। तब से वो बच्ची मेरे ही पास है। मैं ही इसकी कफालत कर रहा हूँ, हमेशा से मैं ही इसका ख्याल रखा है। वो जानती तक नहीं है कि वो रागा डाकू की बेटी है, बल्कि वो कुछ भी नहीं जानती। इसे यही लगता है कि इसका भाई
कि मैं इसका सका भाई हूँ और मेरी सकी बहन है, वैसे बिल्कुल वैसे ही जैसे ईशम थी। और तुम्हें सच बताऊँ तो मुझे इसमें अपनी ईशम नजर आती है, और एक भाई होने के नाते मैं चाहता हूँ कि मेरी ईशम का फ्यूचर बहुत सिक्योर हो। मैं जानता हूँ मैं जुमरू पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल रहा हूँ, इसके लिए शायद जिंदगी में कुछ हद तक मुश्किल हो जाएगी, लेकिन मैं जुमरू के अलावा इस वक्त अपनी फातिमा के मामले में किसी और पे यकीन नहीं कर सकता। इस वक्त मेरे लिए मेरी बहन का फ्यूचर बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। सजन साई मैं बस कैसे भी इसे आने वाले कल को खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसके आने वाले कल में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना हो। मैं जानता हूँ मैं खुद गर्ज होकर सोच रहा हूँ, लेकिन ये फैसला जुमरू के लिए भी एक अच्छा फैसला साबित होगा। वो जो हर वक्त कहते हैं ना कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है जो मेरा ख्याल रखे, कोई नहीं है जो मुझसे पूछे, सब खत्म हो जाएगा। एक दफा इसकी जिंदगी में फातिमा आ गई ना तो इसके पास भी जिंदगी जीने की एक वजह हो जाएगी। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मेरी फातिमा इसके लिए एक बहुत अच्छी हमसफर साबित होगी। वैसे देखते हुए बोल रहा था, जबकि हमने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। हाँ, इसे सदा के यकीन पर यकीन था। वो जानती थी कि सदा कभी कोई गलत फैसला नहीं करेगा, और फिर अपनी बहन और अपने मुंह बोले बेटे के लिए तो वो कोई गलत फैसला कर ही नहीं सकता था। अरे ये सब कुछ तो तुम आज ही कर लेकर आ गई। ये सब कुछ तो मैंने संडे को लाने के लिए कहा था। तुमने क्या समझा कि ये सब कुछ मुझे ऐसे ही आ जाता है? अरे मैं अपने भैया को पूरा हफ्ता कुछ ना कुछ बेचती रहती हूँ, फिर हफ्ते के बाद जब वो आते हैं तो सब लेकर आ जाते हैं, लेकिन तुम तो सारी चीजें आज ही लेकर आ गए। थैंक यू सो मच। तुम्हें काम होगा ना, तुम जाओ, मैं अपनी सारी चीजें अंदर लेकर जाऊंगी। वो शॉपिंग बैग्स और टेडी बेयर को हाथों में पकड़ते हुए घसीटने लगी तो जुमरूम ने खुद ही आगे बढ़ते हुए इसकी चीजें निकालने में मदद की थी। तुम्हें आज कहीं घूमने नहीं जाना, मेरा मतलब है वो सरदार कह रहा था कि तुम हॉस्टल में बोर हो जाती हो। अगर तुम बोर हो रही हो तो मेरे पास एक 1.5 घंटा है, मैं तुम्हें कहीं घुमाकर ला सकता हूँ, सैर पर चल सकती हो तुम। वैसे देखते हुए बोला तो अगले हीले में फातिमा की आंखों में तो चमक सी उतर आई थी। हे सच में तुम सच कह रहे हो? सरदार भैया तो मुझे सिर्फ संडे को पार्क लेकर जाते हैं, लेकिन तुम तो आज लेकर चल रहे हो। ग्रेट। वो गाड़ी का फ्रंट डोर खोलते हुए अंदर बैठ गई थी। हाँ ना कि ये बगैर इसके साथ जाने को तैयार हो गई थी, जबकि जुंडू भी कंधे उचकाकर इसकी साथ वाली सीट संभालने लगा। इससे पहले की मुलाकात में वो सिर्फ और सिर्फ सरदार की बहन थी जो इसकी जिम्मेदारी थी, और जुमरू सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। लेकिन आज यहाँ आने का मकसद कुछ और था। हाँ, पहली नजर में इस लड़की पर इसका कोई असर नहीं दिखाया था, ना अच्छा ना बुरा, लेकिन वो तंग आ चुका था इसके मुसलसल मैसेजेस पर। लेकिन सरदार की इसके लिए इस तरह का सोच लेकिन सरदार इसके लिए इस तरह का कुछ सोच रहा है, ये जानकर वो अपने कदम रोक नहीं पाया था। आज यहाँ आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ फातिमा के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना था। सरदार ने अपनी बहन के मामले में इस पर यकीन किया था, यानी अपनी बहन के लिए वो इसको चुना था, तो इसका यकीन कैसे टूटने देता? फिर हर वो एक छोटी सी बच्ची थी जिसे गलत सही गलत की समझ नहीं थी, लेकिन जिस माहौल में जुमरू ने परवरिश पाई थी वो भी बच्चा हरगिज ना था। वो हर तरह का सही गलत समझता था, और इसने फैसला कर लिया था कि वह सरदार के यकीन को कभी टूटने नहीं देगा। वो इस डूब छाँव के सफर में फातिमा के लिए घना साया बनेगा। हाँ, वो कहता था कि इसका कोई भी नहीं है, लेकिन इसे लग रहा था कि फातिमा इसका सब कुछ बन जाएगी। बहुत जल्द ये लड़की इसके दिल की दुनिया पर राज करेगी। नहीं, हाँ, ये आज 5वां दिन था, और इन 5 दिनों में ही इन सबकी आपस में मुलाकातें बहुत कम होती थी। बेला सुबह सुबह ही बाला को लेकर कहीं निकल जाती। वैसे तो वो दोनों ही हनीमून पर आए थे, लेकिन यहाँ पर चलकर सिर्फ बेला का लेकिन यहाँ पर चल सिर्फ और सिर्फ बेला की रही थी। वो जो कहती थी बाला वही करता था, जबकि रिहान का ज्यादातर वक्त रुबाब का ख्याल रखते हुए गुजर जाता। इसके डॉक्टर ने बेशक कह दिया था कि रुबाब के बच्चे को कोई खतरा नहीं है, लेकिन इस वक्त इसे मुसलसल वोमिटिंग हो रही थी, और इसकी उल्टियों की वजह से रिहान को हर वक्त परेशानी लाग रहती थी। और वो वैसे भी सरदार और बाला के साथ ज्यादा वक्त गुजारता नहीं था। ना जाने क्या वजह थी कि वो ना तो एक साथ कहीं बाहर जाते थे और ना ही ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते थे। हालांकि कल तो इन्हें रुबाब से पता चला था कि रिहान हर रोज कहीं ना कहीं जाता है। कभी कभी तो इसे 1-1.5 घंटे तक अकेले कमरे में रहना पड़ता था। इसकी ये बात सुनकर वो हैरान हुए थे, लेकिन इसकी जिंदगी में बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं की थी, जबकि सरदार का तो बस नहीं एक ही काम था, जहां इसे दुआम कहे वो वहां इसे खुश करने के लिए लेकर जाता था। मसलन इसके फरमाइशी प्रोग्राम जारी थे और सरदार इसकी हर फरमाइश की जी हजूरी कर रहा था, लेकिन इन सबके बीच वो अपना जरूरी काम भी भूले नहीं थे। एक खास काम, एक खास मकसद के लिए वो यहाँ पर आए हुए थे, जिस पर वो काम कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा था कि कोई है जो इनकी मौजूदगी का पता आगे पहुंचा रहा है। वरना ऐसे कैसे मुमकिन था कि जरा सी मालूमात मिलती थी साबर हुसैन के बारे में, और फिर सब कुछ ऐसे खत्म हो जाता जैसे साबर नामी कोई आदमी वहां पर मौजूद ही ना था। इस तरह के काम सिर्फ और सिर्फ कोई सरकारी अफसर कर सकता था। इसके साथ सरकारी अफसर बस एक ही था। वो रिहान पर बिल्कुल भी शक नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो इस पर यकीन करना चाहते थे, इसके साथ अपने दिल का बेहतर बनाना चाहते थे। लेकिन ना जाने क्यों नहीं लग रहा था कि रिहान पर यकीन करके वो शायद गलती कर चुके हैं। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? वो तेजी से अपने अपने कमरों से बाहर निकले थे। इरादा साबर हुसैन की न्यू लोकेशन ट्रेस होने के बाद वहां जाने का था। इन्हें इतना तो पता था ही कि साबर हुसैन इसी इलाके में यहीं छुप कर बैठा हुआ है, लेकिन कहाँ ये समझना इनके लिए काफी मुश्किल हो चुका था। पिछले 5 दिनों में वो कोई 12 जगहों पर जा चुके थे, लेकिन ये इत्तेफाक था या कुछ और, इन 12 जगहों पर साबर तो दूर, साबर का नामो निशान नहीं मिला था, बल्कि इन जगहों पर कोई सही या गलत काम हो रहा है इस चीज का कोई शोभा तक न था। लेकिन एक और लोकेशन मिली थी, जहाँ पर हमें एक लोकेशन और मिली है जहां पर शायद साबर हमें मिल सकता है। हम वहीं जा रहे हैं। वैसे अपने साथ आने का इशारा करते हुए बाहर निकल गए थे, जबकि रिहान भी इनके साथ गया था। ओ अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ की लोकेशन मिली है तुम लोगों को, और तुम लोगों को खबरें कौन दे रहा है? मेरा मतलब है तुम लोगों को कैसे पता चला है कि साबर हुसैन तुम्हें यहाँ पर मिलेगा? वो गाड़ी में सवार होते हुए इनसे सवाल करने लगा। बहुत लोग हैं हमारी पहुंच में जो हमें मालूमात दे रहे हैं। ये बात अहमियत नहीं रखती। फिलहाल अहमियत ये बात रखती है कि हम साबर हुसैन तक किस तरह से पहुंचेंगे। वैसे समझ नहीं आता, वर्दी में मौजूद एक आदमी जो हर तरफ से अपनी सेफ्टी को सिक्योर किए हुए है, वो हमसे क्यों डर रहा है? मेरा मतलब है वो इतना बुज़दिलाना काम क्यों कर रहा है? अब देखो ना, अगर मुझे देखा जाए तो मैं काम से कबीले का एक काम से सरदार हूँ, जो शायद इसकी पावर के सामने कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी वो मुझसे डर कर भाग रहा है। ऐसा कौन सा डर है इसको जो इसे मुझसे दूर होने पर मजबूर कर रहा है?
तुमने तो बचपन में इस पर हमला किया था ना, शायद इस वजह से वो तुमसे डर गया है। सरदार के अजीबोगरीब सवाल पर रेहान ने कोई वजह देने की कोशिश की तो आपकी दफा सरदार का बैग भाग के गाड़ी में गूंजा था। तुम भी हद करते हो रेहान, इतना बड़ा अफसर, एक डिप्टी कमिश्नर जिसके आगे पुलिस की पूरी नफरी सर झुका कर रखती है, जिसके एक हुक्म पर बड़े से बड़े फैसले होते हैं, वो एक मामूली से सरदार से डरकर भाग रहा है। ये बात कुछ समझ नहीं आ रही। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि साबर भाग नहीं रहा बल्कि मुझे अपने पीछे भगा रहा है। क्या तुक बनती है कि एक पुलिस वाला होते हुए वो मुझे यहाँ किसी पुलिस स्टेशन में नहीं मिला। मतलब तुम्हें नहीं लगता कि ये मुझसे छुप कर रहा है जैसे इसे डर हो के, हालांकि मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सरदार से देखते हुए बोला तो अब की दफा रेहान खामोश हो गया था। मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में? रेहान कुछ उलझा हुआ था। हाँ, तुम क्या कह सकते हो इस बारे में? लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल है सरदार, ये साबर हुसैन को पता कैसे चलता है कि तुम इसे ढूंढ रहे हो? एक तो वो हमसे भाग रहा है, मतलब वो जानता है कि तुम इसका पीछा कर रहे हो, तो इसे बताया किसने? ये बात तो हम तीनों के अलावा और कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि ये बात तो हमारी बीवियां भी नहीं जानती, बल्कि वहां पर जुमरू और मीरू के अलावा किसी को भी नहीं पता कि हम यहाँ पर हैं। और जुमरू मीरू जान से तो जा सकते हैं लेकिन तुम्हारा राज नहीं खोल सकते। पाला इसे देखते हुए बोला तो रेहान अपनी जगह घबरा सा गया था। तो गाइस, ये थी आज के एपिसोड। मिलेंगे कल एक नई एपिसोड के साथ। तक दीजिए मुझे इजाजत। खुश रहे, आबाद रहे, दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज।